को पूरा कंप्लीट देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें जो पहला अध्याय दिया गया उसको देख लेते हैं। और पहले अध्याय में यहाँ पर दिया गया है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का संवैधानिक विकास अगर हम लोग देखें तो इतिहास के माध्यम से यहाँ चीजें दी गई हैं, जैसे कि जो यूरोपियन इंडिया में आए थे तो उसके बाद उन्होंने कुछ भारत को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम वगैरह बनाए थे और वो दो प्रकार से थे, तो उसी को दो भागों में बांट करके बताया गया। जैसे कंपनी का शासन एक बार था, तो ये कब से कब तक था, 1773 से 1858 तक। ठीक है, 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद ये चीजें बदल के सत्ता जो है क्राउन के हाथों में चली जाती है। तो अब यहाँ पर जो भी शासन चलाया जाएगा वो क्राउन के माध्यम से चला जाएगा। तो यहाँ पर उसी को दो भागों में बांटा गया, एक कंपनी का शासन 1773 से 1858 और फिर उसके बाद क्राउन का जो शासन था 1858 से 1947 तक। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी का शासन जो 1773 से 58 तक था उसके माध्यम से क्या क्या चीजें बनी थी, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें 1935 के अधिनियम से ली गई हैं, तो वो किस तरीके से तैयार हुआ है 1935 का अधिनियम, उसी को ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया था उस समय हुआ क्या था, उस समय अगर हम यहाँ पर देखें तो जो बंगाल का गवर्नर था उसका पद जो पद होता है उसको बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल जब बनाया गया बंगाल का, तो इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुंबई, मद्रास इसके अधीन आ गए, किसके अधीन, तो बंगाल के अधीन। अब बंगाल का जो गवर्नर था गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए गवर्नर जनरल कौन बना, तो वॉरेन हेस्टिंग बना। ठीक है, लेकिन पहला गवर्नर अगर पूछेगा तो क्लाई होता है, सभी को पता है। केंद्रीय प्रशासन का आरंभ इसी समय से होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में, 1773 के एक्ट से होती है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश आप लोग नाम जानते होंगे सर एलिजाइन पे, तो उनको बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ अन्य न्यायाधीश थे इसमें, रॉबर्ट चैम्बर्स, इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। स्टीफन आपका सीजर लिमिस्टर थे। ठीक है, एक नाम और याद कर लीजिएगा, जॉन हाइट। तो ये तीन लोग यहाँ पर हो गए और एक मुख्य न्यायाधीश एलिजाइन पे, चार लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। ये जब कोर्ट बनाया गया था 1774 में, तो उसके ये लोग कौन थे, तो जज थे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं 1773 के बाद 1784 के एक्ट पे। ठीक है, इस एक्ट में क्या हुआ था, इसमें दोहरी सरकार प्रणाली बनाई गई। एक तो वाणिज्यिक सरकार बनाई गई, ठीक है, दूसरा यहाँ पर राजनीति। ठीक, अब वाणिज्यिक जो सरकार थी, मतलब कि वाणिज्यिक सरकार जो प्रणाली थी, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आता है इसके अंतर्गत, और जो राजनीतिक थी इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल आता है। ठीक है, तो पता ही होगा आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए जो गवर्नर था उसकी परिषद में जो सदस्य थे पहले 4, उसको कम करके 3 कर दिया गया। ठीक, और यहाँ पर जो कंपनी का जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश के अंतर्गत आने लगा। ठीक है, यानी मतलब ये है कि जो भी भारतीय प्रदेश थे अब वो कंपनी यानी कि ब्रिटिश के अधिकृत हो गए। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं 1784 के बाद 1813 का एक्ट जो आया था, ये भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा के लिए इन सब चीजों में यहाँ पर कुछ खर्च वर्त दिए गए थे। तो इसको देख लेते हैं, व्यापारिक एकाधिकार इसमें समाप्त कर दिया गया था। बस केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ जो भी व्यापार होगा वो कंपनी रेगुलेट करेगी, बाकी वो सबके लिए अन्य चीजों को खोल देती है। ठीक है, मतलब केवल कंपनी ही इसका व्यापार कर सकती है, चाय और चीन का। ठीक है, बाकी अन्य जो व्यापार है वो कोई भी इंग्लैंड का जो नागरिक है वो कर सकता है। ठीक है, शिक्षा के लिए इस समय 1 लाख रुपए जो है कि रखे गए थे कि शिक्षा का विकास किस प्रकार से भारत में होगा उसके लिए, और मुख्य व्यापार नीति का भी निर्माण किया गया था। 1813 का एक्ट ये हो गया। अब 1833 का एक्ट देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ये जो एक्ट था वो हर 20 साल के लिए पास होता था, तो 13 के बाद 83 में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 73 के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 वर्ष के बाद 84 में आ गया था, लेकिन फिर से आया था यहाँ पे 93 में, उसके बाद 1813 में आ गया, फिर 1833। 1833 वाले देखते हैं जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब इसका जो पद होता है उसको थोड़ा और विस्तृत किया जाता है, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद विस्तृत करने के बाद इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, इसमें जब बंगाल का गवर्नर बनाया गया था तो इसमें मुंबई और चेन्नई वाला जो पार्ट उसको जोड़ा गया था, लेकिन अभी पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक, और इसमें पहला नाम था विलियम बेंटिक का। विधि आयोग विलियम बेंटिक के समय मैकाले था, उसके बारे में आप लोग जानते हैं, शिक्षा के लिए काफी ज्यादा ये जाना जाता है, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी भारत में दी गई थी। ठीक है, क्योंकि मतलब कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको शिक्षित कर दीजिए, जो शिक्षा है वो छन करके सामाजिक में फैल जाएगी, मतलब सभी को वो शिक्षित कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज मैकाले बताता है इसमें, ये अध्यक्ष था इसका 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया था। चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको पूरी तरीके से समाप्त करके सभी के लिए व्यापार खोल दिया गया, कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया व्यापार पर। केवल कंपनी भारत से व्यापार नहीं करेगी, कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता था। 1833 के बाद 1853 का एक्ट आता है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें विधायी कार्य प्रशासनिक कार्य से अलग हो जाता है, निदेशक मंडल के सदस्य 24 से कम होकर के 18 हो जाते हैं, भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। 1853 के एक्ट से केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति मिल गई। अब स्थानीय प्रतिनिधि भी मतलब स्थानीय लोग भी केंद्रीय जो आपका विधान परिषद है उसमें जा सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्राउन का जो शासन उसको देख लेते हैं। देखिए अगर हम क्राउन का शासन यहाँ पर देखें तो भारत का अधिनियम 1858 पारित होता है। 1857 की क्रांति के बाद इसमें शासन ब्रिटिश राज के अधीन चला जाता है। भारत का गवर्नर जनरल जो है वो अब उसका पद समाप्त करके वाइसराय कर दिया गया था, तो भारत का वाइसराय हो गया। और इसमें सबसे पहले कौन बना था, कैनिंग बना था। ठीक है, भारत के राज्य सचिव का जो पद है उसको बनाया गया। अब यहाँ पर एक पद बनाया गया नया, भारत का राज्य सचिव जो कि ब्रिटेन में रहेगा, उसको पद बनाया गया। यहाँ पर निदेशक व नियंत्रक बोर्ड की समाप्ति कर दी, जो निदेशक मंडल थे और नियंत्रक बोर्ड थे उन दोनों को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, क्योंकि 1858 के बाद 61 में आया फिर से। तो देखिए विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। अब कोई भी नियम वगैरह बनेंगे तो भारत भी मतलब भारतीय लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और मद्रास बंबई को पुनः विधायी अधिकार दे दिया गया, थोड़ा सा यहाँ पे स्वायत्त किया गया, किसको, मद्रास को और मुंबई को। पोर्टफोलियो जो प्रणाली है इसको इसकी शुरुआत की गई। अब और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अध्यादेश की जो शक्ति है वो भी यहाँ से शुरुआत की गई, और अध्यादेश का जो अधिकार है वो वाइसराय को था। विधान परिषद, कुछ विधान परिषद का गठन किया गया यहाँ पर, अगर देखें तो बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधान परिषद की मतलब की चीजें स्थापित की गई। आगे देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि की गई, निर्वाचन पद्धति का आरंभ इसमें किया गया, प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का जो अधिकार है वो 1892 के एक्ट से दिया गया था। ठीक है, हाँ, बजट देखा जाए तो बजट पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो प्रत्युत्तर नहीं पूछ सकते। एक बार अगर चीजें बता दी गई तो दोबारा इस पे बात आप नहीं कर सकते। ये चीजें अधिकार यहाँ पे मिल गया था 1892 के एक्ट से। 1909 का जब एक्ट आएगा तो बजट पर यहाँ पर देखा तो प्रत्युत्तर भी आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उसका भी अधिकार मिल जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो हाँ आ गया 1909 का जो अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। ठीक है, और मुसलमानों के लिए इसी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, इसके लिए इसी एक्ट को जाना जाता है मार्ले और मिंटो। मार्ले जो है राज्य सचिव था और जो मिंटो है वो वाइसराय था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार इसमें किया गया। कार्यकारी परिषद में भारतीय का प्रवेश किया गया, और सबसे पहले इसमें भारतीय जो प्रवेश मिला भारतीय थे उनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, आगे भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको देख लेते हैं। इसको मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। चेम्सफोर्ड यहाँ पर देखा जाए तो वाइसराय था, और जो मॉन्टेग्यू है वो देखा जाए तो
यहाँ पर राज्य सचिव था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये द्वैध शासन का प्रारंभ इसी समय होता है। द्वैध शासन का प्रारंभ करने का मतलब 1919 के एक्ट से होता है। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी प्रणाली का भी विस्तार इस समय किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है सीमित मताधिकार के साथ। और यहाँ पर देखा तो पृथक नियोजक मंडल का भी विस्तार किया जाता है। जो यहाँ पर चीजें थी कहने मतलब जो मुसलमानों के लिए पृथक नियोजक मंडल का विस्तार 1909 वाले से किया गया था, उसी को थोड़ा सा बढ़ा करके अन्य सभी को भी अलग से यहाँ पर अधिकार दिया जाता है 1919 के एक्ट से। भारत सरकार अधिनियम 1935 का उसको देख लेते हैं। इसमें अखिल भारतीय संघ को बनाने का प्रावधान किया गया था। इसमें संघ सूची और यहाँ पर देखा तो प्रांतीय और समवर्ती सूची को भी बनाया गया था। प्रांतीय स्तर पर द्विसदनी व्यवस्था का निर्माण किया गया था और पृथक नियोजक मंडल का और विस्तार कर दिया गया था। गठन यहाँ पर अगर देखा जाए तो संघीय न्यायपालिका का गठन होता है 1935 के अधिनियम से और आरबीआई का भी गठन इसी समय हो जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसको देख लीजिए यहाँ पर। तो ब्रिटिश शासन का अंत इस समय हो जाता है। वायसराय वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद होता है वो समाप्त हो जाता है। देशी रियासतों को भारत या फिर पाकिस्तान में विलय होने की छूट दे दी जाती है। संविधान सभा को यहाँ पर संविधान निर्माण का अंगीकरण शक्ति का अधिकार मिल जाता है। अब भारत देखा जाए तो कोई भी अपने लिए संविधान बना सकती थी। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग अपनी जो असली पॉलिटी उसको पढ़ लेते हैं। संविधान का निर्माण भारत में कैसे होता है उसको देखते हैं। देखिए, अगर पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो 1895 के एक्ट से मतलब 1895 में स्वराज विधेयक तिलक जी के द्वारा पास किया गया था। इसमें संविधान सभा के सिद्धांत का वर्णन किया गया था। ठीक है, 1895 हो गया। अब इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो आई थी उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर संविधान का मसौदा समिति के मतलब संविधान का मसौदा तैयार किया गया और इस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी को बनाए गए, कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, 1828 के बाद 1834 इस समय एम एन राय जी के द्वारा भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1934 के बाद यहाँ पर देखा तो 1935 इसमें संविधान सभा की मांग हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये मांग की गई 1935 में। ठीक, 1940 में अगर देखें तो जो लिलित है वो अगस्त प्रस्ताव पारित करता है। इसमें डोमिनियन स्टेट और संवैधानिक सुधार का वादा करता है। संविधान सभा की मांग स्वीकार हो जाती है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर के मतलब कि स्वीकार हो जाती है। हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों यहाँ पर देखा तो असहमत हो जाते हैं और ये चीजें कैंसिल हो जाती हैं। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है और व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो लोग जुड़ते हैं उसमें प्रथम सत्याग्रही का नाम विनोबा भावे होता है। दूसरे सत्याग्रही जो होते हैं वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं और तीसरे ब्रह्मदत्त जी होते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाँ, 1940 के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। इसमें भारतीय संविधान के गठन को स्वीकृति मिल जाती है। इसका विरोध कौन करता है तो मुस्लिम लीग भारतीय संविधान सभा के गठन का विरोध करती है। डोमिनियन स्टेट की जगह यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा की जाती है। पृथक पाकिस्तान की मांग कौन करते हैं तो जिन्ना करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से 1942 हो गया। अब 1946 का जो एक्ट उसको देख लेते हैं। ये कैबिनेट मिशन 3 सदस्य होते हैं। इसमें पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जो पैंथिक लॉरेंस थे ये आपका भारत के राज्य सचिव या फिर अध्यक्ष थे उस समय और क्रिप्स जो थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर जो है वो आपका नौसेना बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर अगर देखें तो तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट लोग हैं, नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या बोला जाता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, सभी तीनों लोग कैबिनेट के सदस्य थे इसलिए कैबिनेट मिशन बोला गया। संविधान सभा के गठन को मंजूरी यहाँ पर मिल जाती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकृति दोनों के द्वारा मिल जाती है। पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव यहाँ पर ये जो कैबिनेट मिशन आता है ये अस्वीकार कर देता है। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को यहाँ पर स्वीकृत कर ली जाती है क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन होगा लेकिन अलग जो राष्ट्र बनाने की मांग थी उसको ये लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, अस्वीकार कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग। हम यहाँ पर देख लेते हैं संविधान सभा की जो संरचना होती है। संविधान सभा में कौन कौन लोग थे उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो सदस्य संख्या कुल 389 सदस्य थे। इसमें 296 जो सदस्य वो निर्वाचित होकर आए थे और 93 जो सदस्य ये आपका नामित हुए थे। और नामित कैसे हुए थे देशी रियासतों से। तो देशी रियासतों से चुनाव नहीं हुआ था। वहाँ पे जो रियासत के राजा वगैरह हैं वो लोगों का नाम यहाँ पर अपनी साइड से भेज दिया करते थे। तो 93 लोग इससे हो गए और 296 जो लोग हैं वो निर्वाचित हुए थे। अब 296 लोग जो निर्वाचित हुए थे उसमें 292 गवर्नर यहाँ पर देखा जाए तो ब्रिटिश प्रांत से हुए थे और 4 कमिश्नरी प्रांत से हुए थे। ठीक है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपका आंशिक नामित या फिर निर्वाचित। तो देशी और देशी रियासतें जिसे नामित हुए थे एक हो गया आपका ब्रिटिश प्रांत, इससे भी आपका निर्वाचित हुए थे और तीसरा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यहाँ पर देखा जाए तो 10 लाख लोगों में एक प्रतिनिधि चुना गया था। ठीक है, अन्य तथ्य में देखें तो सभी वर्ग इसमें शामिल रहे। महात्मा गांधी व जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे उस समय भी। और आगे देखते हैं प्रथम चुनाव कब हुआ, जुलाई और अगस्त 1946 में प्रथम चुनाव होता है। इसका परिणाम ये होता है 296 सीटों का चुनाव होता है जिसमें से 208 सीट कांग्रेस के पास होती है, 73 सीट जो है मुस्लिम लीग के पास और 15 अन्य सीट अन्य लोगों के पास ये सीटें होती हैं। पाकिस्तान विभाजन के बाद यहाँ पर ये जो आपका 296 सीटें हैं 296 यहाँ पर जो सीटें 300 ठीक है 296 सीटें, लेकिन जब पाकिस्तान विभाजन हो जाता है टोटल तो इसमें 299 सीटें रह जाती हैं। वैसे पहले 389 सीट थी, उसको खत्म होने के बाद 299 सीटें बच जाती हैं। ये हो गया संविधान सभा की जो बैठक होती है उसकी यहाँ पर पहली बैठक जब होती है मतलब कि संसद कह लीजिए पहली संसद यहाँ पर संविधान सभा होती है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 होती है और यहाँ पर 211 सदस्य उपस्थित होते हैं और अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सचिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है, सभी लोगों को पता होगा। और स्थायी अध्यक्ष बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है और उसी समय जो स्थायी मतलब कि अध्यक्ष थे वो आपका एच सी मुखर्जी जी को बनाया जाता है। संवैधानिक सलाहकार उसमें बीएन राव जी थे। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम है, यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। मुख्य कार्य जो है संविधान का निर्माण करना। ये जो आपका संविधान सभा बनी है मुख्य कार्य संविधान का निर्माण करना। अधिवेशन अगर हम यहाँ पर देखिए सत्र देखें तो पूरी 11 अधिवेशन हुए थे, टोटल 165 दिन लगे थे इसमें अधिवेशन में। पहला जो सत्र था वो 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक रहा है, ये पहला हो गया। यहाँ पर 11th वाला है 14 से 26 नवंबर 1949 को ये 11वां अधिवेशन का बैठक हुआ था, आखिरी वाला। प्रेस व जनता को भाग लेने की आजादी थी इसमें। कुल समय 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा था और कुल आया था खर्च कितना तो 64 लाख रुपए संविधान बनाने में खर्च हुआ था। कुल महिला सदस्य यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल संविधान सभा में 15 थी। सुचिता कृपलानी प्रथम महिला सीएम बनी थी यूपी की। सरोजिनी नायडू जी जो है ये आपका प्रथम राज्यपाल बनी थी, ये भी यूपी की ही बनी थी। और प्रथम अमृत कौर जो है ये आपका प्रथम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी। आगे देखते हैं हम लोग कुछ समितियां थी। उस समितियों में अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे, कार्य संचालन समिति इसके अध्यक्ष मुंशी जी थे, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू जी थे, प्रांतीय के पटेल जी थे, झंडा समिति के राजेंद्र जी, अल्पसंख्यक तो आपका ये मुखर्जी जी थे और सदन के अध्यक्ष यहाँ पर देखा तो पट्टाभी सीतारमैया थे, ये इंपॉर्टेंट नाम है। वित्त स्टाफ के लिए ये राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक है, अध्यक्ष नहीं है। कुल यहाँ पर देखा तो 8 मुख्य समितियां थी और 13 लघु समितियां थी। कुल टोटल 21 हो गई। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इसमें अम्बेडकर जी हम लोग यहाँ पर देखें अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के जनक इनको बोला जाता है। एक तो ये हो गए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, दूसरा कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, सादुल्ला खां, बी एल मित्र इनके जगह पर अगर देखा जाए तो मृत्यु हो जाने के बाद एन माधवन जी आए थे। डीपी खेतान की जगह इनकी मृत्यु हो गई थी तो टीटी कृष्णाचार्य आ गए थे। ठीक, और 7वां के एमएमसी जी थे। कौन कौन लोग होते हैं अम्बेडकर जी को तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर और एन माधवराव, टीटी कृष्णाचार्य। तो ये आपका
5 ये हो गए, एक ये आपका मोहम्मद सादुल्लाह नाम ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए 6, टोटल यहाँ पर 7 लोग थे अम्बेडकर जी को लेकर के। अम्बेडकर जी यहाँ पर 7 हो जाएंगे। संविधान सभा के अन्य जो कार्य हैं उसमें अगर हम देखें तो राष्ट्रध्वज अंगीकृत 22 जुलाई 1947 को हुआ था। ये डेट जरूर ध्यान रख लीजिएगा, राष्ट्रध्वज कब से अंगीकृत है तो 22 जुलाई 1947 से। इसको किसने बनाया था? जो आपका राष्ट्रध्वज है तो पिंगली वेंकैया जी के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को भारतीय मतलब कि ये राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 284 सदस्य थे टोटल इसमें। संविधान पर मतलब हस्ताक्षर कितने लोग किए? तो 284 लोग। राष्ट्रमंडल सदस्य का सत्यापन यहाँ पर कर देते हैं तो मई 1949 में हुआ था। अंतिम ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान दिवस इसी दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू होता है। लाहौर अधिवेशन 1929 में जब हुआ था तो 26 जनवरी को ही यहाँ पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए भारत में अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, ठीक है। और 26 जनवरी आने वाली भी है। संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह है उसको हाथी बनाया गया था। अन्य योगदान जो अगर है इसमें देखें तो मूल संविधान के जो सुलेखाकार है जिन्होंने लिखा था ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी इन्होंने हिंदी में लिखा था, ठीक है। अंग्रेजी में किसने लिखा था? कृष्ण कुमार वैद्य जी के द्वारा अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया गया था, मतलब लिखा गया था। और इसमें सजावट का जो काम है नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम वह बियोहर राम मनोहर सिन्हा इन लोगों के द्वारा इसमें संविधान में सजावट की गई थी। प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है कार्य परिषद उपाध्यक्ष बनाए गए थे विदेश मामलों के। पटेल जी को बनाया गया था गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ठीक है। शिक्षा के लिए सी राजगोपालाचारी जी को बनाया गया था मंत्री। संचार मंत्री अब्दुल रब निस्तार को बनाया गया था। बलदेव सिंह जी को रक्षा, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेंगे, तो बलदेव सिंह जी को रक्षा अध्यक्ष बनाया गया था, मतलब डिफेंस सेक्टर दिया गया था। पटेल जी को तो हम लोगों ने देखा था गृह मतलब कि पहले गृह मंत्री भी यही थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी यही थे, ठीक है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। जगजीवन राम किसी तरीके से जीवन चले यानी कि श्रम चले तो यहाँ पर श्रम मंत्री बनाए गए थे। लियाकत, ठीक है, लियाकत से याद कर लीजिएगा वित्त। गजनफर अली जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। और आसफ अली यहाँ पर देखा आसफ अली है ना, ठीक है। आसफ अली को यहाँ पर देखा जाए तो रेलवे परिवहन मंत्री बनाया गया था। खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। व्यापार करने के लिए यहाँ पर टीटी आपका जोगिंदर जी को बनाया गया था। उद्योग के लिए जॉन मथाई। आगे देखते हैं हम लोग संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषता। अब हम लोग मुख्य अपने प्रश्न मतलब की जो पॉलिटी है वहां पर आ गए। सबसे पहले हम लोग अपनी पॉलिटी में प्रस्तावना को देखेंगे। लगभग 20 मिनट लगा तो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद भी होंगी। देखा जाए तो संविधान इसको परिचय पत्र या फिर भूमिका कह सकते हैं। संविधान के 7 तत्वों का उल्लेख इसमें किया गया। कुछ आदर्श हैं इसके, कुछ उद्देश्य हैं, स्वरूप स्रोत, ये सारी चीजें संविधान का जो उद्देश्य है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जो उद्देशिका है उसका जो विचार है ये अमेरिका से लिया गया था और भाषा इसकी ऑस्ट्रेलिया से। प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम लोग यहाँ पर उद्देशिका डालते हैं यहाँ पर संविधान में, तो इसका जो उद्देश्य प्रस्ताव का प्रेरणा है आपका नेहरू जी के द्वारा 13 को पेश किया गया। संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकृति मिली 22 जनवरी 1947 को। गैर वाद्य योग्य है ये, ठीक है। इसके अनुसार आप किसी को भी न्याय नहीं कर सकते उद्देशिका के हिसाब से। संविधान में जो है वो तो अलग है। संविधान और उद्देशिका का भाग है कि नहीं, मतलब संविधान का भाग है कि नहीं, इस पर बहुत बहस हुई, लेकिन फाइनली ये हुआ कि इसमें इसका भाग नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें चाहे तो संशोधन वगैरह किया जा सकता है, तो वो आगे बाद आएगा तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। उसमें देखा जाए तो संविधान की जो उद्देश्य है उसके अनुसार आप किसी को मतलब कि कोई चीज नहीं सुना सकते, न्याय नहीं दे सकते। ये चीज ध्यान रखिएगा। केवल एक बार इसमें संशोधन हुआ है, पहले संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द भी जोड़ दिए गए थे, समाजवादी, निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। और जो प्रस्तावना है ना तो सरकार को शक्ति प्रदान करता है और न ही सरकार को बाधा देता है, ठीक है। विशेषज्ञों के विचार अगर हम यहाँ पर देखें, कुछ विशेषज्ञ जो थे वो उद्देशिका के बारे में क्या बोला इन्होंने, तो संविधान की कुंजी बताया किसने, तो अर्नेस्ट वाकर ने बताया। दीर्घकालिक सपनों का विचार ये कृष्ण जी बता दिए, ठीक है। कृष्ण स्वामी अयंगर के द्वारा बताया गया था। संविधान का आईडी कार्ड, ठीक है, यानी कि परिचय पत्र कौन बोला है, तो पालकी वाला जी के द्वारा बोला गया। गणतंत्र की जन्म कुंडली इसको बोला है मुंशी जी ने, ठीक है। मुंशी जी ने जन्म कुंडली बोला इसको, ध्यान रखिएगा। आत्मा किसने बोला, तो ठाकुर भार्गव दास जी ने, ठीक है। और अम्बेडकर जी ने संविधान की किस अनुच्छेद को आत्मा बोला है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर बल्कि जो उद्देशिका लिखी गई है अगर आप लोग एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं वीडियो थोड़ा स्लो करके, तो ये चीज आप लोगों को एक बार फिर से याद हो जाएंगी। उद्देशिका जल्दी याद नहीं होती, भले 10 लाइन का है लेकिन याद नहीं होता, तो प्लीज जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रस्तावना के जो कुछ घटक है उसको देखते हैं। स्रोत, प्रस्तावना में बताया गया कि इसका स्रोत मुख्य कौन है, तो भारत की जनता। और उद्देश्य में इसका जो उद्देश्य है प्रस्तावना का, ये न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व, ये 4 इसके उद्देश्य हैं। जो न्याय है इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो जाएगा। ये इसका जो विचार है न्याय का, ये रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है, ठीक है। और हाँ, ठीक, स्वतंत्रता देख लेते हैं कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विश्वास, धर्म, उपासना, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका विचार कहाँ से लिया गया स्वतंत्रता को, तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। समानता कितनी है, तो देखिए जाए तो सभी समान होंगे, विशेषाधिकार किसी को नहीं, लेकिन समान सभी होंगे। बंधुत्व कैसा होना चाहिए, तो भाईचारा, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद कर लीजिएगा। एक चीज यहाँ पर छूट रही थी, इसको लागू कब किया गया, जो प्रस्तावना है तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, ठीक है। स्वरूप इसकी, स्वरूप या प्रकृति अगर देखिए तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। आगे देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना का स्वरूप प्रकृति, स्वरूप या फिर प्रकृति, तो प्रस्तावना संप्रभु और संपन्न है, यानी कि बिना किसी बाह्य दबाव के निर्णय लेने के लिए समक्ष आपका आंतरिक व वैदेशिक मामलों में आप स्वच्छ रूप से निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप संप्रभु हैं। समाजवादी का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक समाज होना चाहिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का अस्तित्व यहाँ पर होना चाहिए। एक होगा समाजवादी। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि कोई भी राज्य का धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा। और लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि शासन संचालन की शक्ति जनता में नहीं होगी, एक बात, और दूसरी कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन जो संसदीय व्यवस्था है उस प्रकार से की जाएगी। लोकतंत्र में अगर हम लोग लोकतंत्र के प्रकार देखें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष मतलब जनता सीधे इसमें भागीदारी में भाग लेती है, स्विट्जरलैंड में ये है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हम लोग वोट देकर के सांसद को चुनते हैं तो ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा तो मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसको माना जाएगा। गणराज्य का मतलब क्या होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है देखिए जनता के द्वारा परोक्ष रूप से इसको निर्वाचित किया जाता है और मंत्रिपरिषद की सहायता से ये शासन का संचालन करते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र ही होगा। और जो राज्य का प्रमुख होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रमुख वाद है उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बेरोजगारी का मामला आया था 1960 में। इसमें ये बताया गया था कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, पहली बात। अब इसी के 4 साल के बाद सज्जन सिंह आ गए, इन्होंने बताया कि इसका मतलब पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार का सुझाव है, ठीक है। अब 1964 के बाद 1967 यानी कि 3 वर्ष के बाद ही एक बाद आता है आपका गोलकनाथवाद। संविधान की मूल आत्मा इसको बताया गया है, शाश्वत को गैर वादी योग बताया गया, क्योंकि इसमें मतलब कि गैर वादी योग इसको बताया गया, इसके अनुसार कोई भी चीजें सुनवाई नहीं हो सकती है, न तो इसको वजह से लागू वगैरह करवाया जा सकता है, ये सारी चीजें। ये गोलकनाथ जी के बाद आपका केशवानंद भारती बात आ जाता है 1993 में। संविधान का अंग इसमें बताया गया था 5 संशोधन संभव, परंतु मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि 1973 से केशवानंद भारती जब बात आया तो इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत भारत में निकल कर सामने आ गया। आगे यहाँ पर अगर देखा तो केशवानंद जी के बाद एस आर बोमई 1994 ये आपका अभिन्न अंग माना है प्रस्तावना। और आगे यहाँ पर देखे तो LIC बना भारत संघ, ये आपका 1965 का मामला है। इसमें प्रस्तावना को अभिन्न अंग माना है, न्यायालय में सीधे लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें हो गई, ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं हम लोग
भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? एससी एसटी एवं अल्पसंख्यक हेतु विशिष्ट प्रावधान इसमें किए गए हैं। विधि का शासन है संघात्मक परंतु एकात्मक। संघात्मक देखने की तरह से संघात्मक लगता है, परंतु जब यहाँ पर आपातकाल वगैरह आ जाता है तो ये एकात्मक रूप भी ले सकता है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार इसमें दिया गया है। पंथनिरपेक्ष राज्य को बताया गया है। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण माना गया। भारतीय संविधान को मौलिक अधिकार और कर्तव्य मुख्य रूप से जोड़े गए हैं। संसदीय प्रणाली का तरीके से यहाँ पर शासन चलाया जाता है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे कि केंद्र हो गया, राज्य हो गया और आपका पंचायत हो गई। संविधान की सर्वोच्चता है, इसमें एकल नागरिकता है, केवल हम लोग भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं, ठीक है। स्वतंत्र राज्य एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का निर्माण किया गया। संविधान के एकात्मक संघात्मक लक्षण कौन कौन से? जैसे एकात्मक लक्षण अगर हम यहाँ पर देखें, संघात्मक, तो एकात्मक देख लीजिए। एकात्मक मतलब ये होता है कि इसमें जो शासन है वो मुख्य एक जगह से ही चलाया जाएगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं तो उनके द्वारा ही, तो ये शक्तिशाली केंद्र होता है। इसमें एकात्मक में राष्ट्रपति शासन चलाया जाता है। एकल नागरिकता होती है। अखिल भारतीय सेवा मतलब कि पूरे भारत में एक ही सेवा के अधिकारी नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है और आपातकाल में बिना संशोधन के एकात्मक स्वरूप ले लेता है। देख लीजिए संघात्मक दोनों यहाँ पर केंद्र और राज्य के बारे में होगा। तो संघ और राज्यों में शक्ति का विभाजन होगा। लिखित संविधान और द्विसदनी विधायिका होनी चाहिए। संसद में उच्च सदन जो कि राज्यसभा होगी। केंद्र व राज्यों में अलग सरकारें होंगी। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया इसमें होती है संघात्मक सरकार में, ठीक है। और आगे बढ़िए, यहाँ पर संविधान के प्रमुख जो स्रोत उसको देख लेते हैं, भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां। देखिए स्रोत क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या चीजें ली गई हैं। संघीय व्यवस्था ली गई है, न्यायपालिका, लोक सेवा, राज्यपाल का पद और प्रशासनिक विवरण, ये आपका 1935 के अधिनियम से चीजें ली गई हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार की स्वतंत्रता और केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से क्या लिया गया, तो मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई है, ठीक है, वैसे। और अगर देखें आयरलैंड से, तो यहाँ पर अगर देखें तो भारत में सबसे मजबूत चीज क्या है, डीपीएस, तो ये कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भैया किसी को समझ में जल्दी नहीं आता, ये सारी चीजें कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन भी यहीं से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया, तो राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होगी। ये अगर देखें तो जो कनाडा है वहाँ पर केंद्र को थोड़ा मजबूत बनाया गया है, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अंतर्गत निहित होंगी। ये कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी कनाडा से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, हम लोगों के ऊपर ब्रिटेन ने राज किया था, अपने बनाया था अपना, तो यहाँ से हम लोगों ने संसदीय प्रणाली सीख ली, एकल नागरिकता सीख ली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली यहाँ से सीख ली, विधि का शासन सीख लिया और संसदीय विशेषाधिकार को भी यहाँ से दिया गया। पूर्व सोवियत संघ जब यूएसएसआर था टूटने से पहले रूस को, तो यहाँ पर वहाँ से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिया गया, पंचवर्षीय योजना यहीं ली गई, ठीक है। भारत में आजादी के बाद भारत का विकास किस प्रकार से हो, तो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी, ये आपका पूर्व सोवियत संघ से ही ली गई है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय भी यहाँ से लिया गया है, ठीक है। अब जर्मनी से आपातकाल जर्मनी से लिया गया, राष्ट्रपति की शक्ति और मूल निलंबन भी जर्मनी से लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया, तो गणतंत्रात्मक ढांचा फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्र, समानता व बंधुत्व कहाँ से लिया गया, आदर्श फ्रांस से। जापान से कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा सदस्य निर्वाचन और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और आगे देखते हैं संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद, तो 1 से 4 जो अनुच्छेद है उसमें संघ सूची से मतलब माफ कीजिए, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। 12 से 35 सभी लोग पता है मौलिक आपका अधिकार से संबंधित है। 36 से 51 ये आपका डीपीएस भी है, ठीक है। और 51 इसको बाद में जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य है ये। 52 से 151 तक ये आपका संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। 151 के बाद 152 से 237 तक ये आपका राज्य कार्यपालिका में राज्य है इसमें, ठीक है। ये हो गया। 238 ये आपका हटा दिया गया। 239 से 242 संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया है, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपका यूटी से संबंधित है। 243 से 243 ओ तक, 243 में देखिए पंचायत है। 243 ओ से लेकर के यहाँ पर जी तक इसमें नगरपालिका है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाँ, और सहकारी समिति भी इसमें बाद में जोड़ी गई थी। 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक है सरकारी सहकारी समितियां, ये हो गया यहाँ तक। और हाँ, ये 244 ए में आपका अनुसूचित जाति व जनजाति दिया गया। 245 में केंद्र राज्य संबंध है। 264 से 300 तक वित्त संपत्ति अनुबंध से संबंधित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 301 से 307 तक यानी व्यापार वाणिज्य। 308 से 23 आपका संघ एवं राज्य, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर 223 में आपका ट्रिब्यूनल है, न्यायाधिकरण है। 300 ये 323 है। 324 में क्या है, तो निर्वाचन है, सभी को पता होगा। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो है ये आपका 330 से 342 के मध्य। राज्य जो राजभाषा है वो आपका 343 से 51 के अंतर्गत है। जो आपका आपातकाल है सभी को पता होगा, 352 से 360। 361 से 67 तक विविध है। 368 में आपका संविधान संशोधन है। 369 से लेकर 392 तक अस्थायी विशेष प्रावधान है। 393 से 395 संक्षिप्त नाम प्रशासन हिंदी में अधिकृत। देखिए यहाँ तक तो हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। साफ बात यह है कि यहाँ तक हमने नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने भी 395 अनुच्छेद देख लिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में जो आपका मूल संविधान में 8 लेकिन वर्तमान में 12 जो अनुसूचियां उनका नाम, ठीक है। पहली अनुसूची केंद्र और राज्य के क्षेत्र के बारे में दिया गया, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे भारत में, इनके बारे में। दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्ते दिए गए, कहने मतलब वेतन है। तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण है, ठीक है, शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों के द्वारा सीटें बांटी जाती हैं अलग अलग, तो कितनी सीटें होंगी चौथी अनुसूची में बताया गया। पांचवी में अनुसूचित जाति व जनजातियों का प्रशासन किस प्रकार से होगा, पांचवी में। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। AMIT से याद कर लीजिए, AMTM, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये हो जाएंगे 4 छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य संबंध हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ठीक है, 8वीं में भाषा है। 9वीं में भूमि सुधार है और 10वीं में दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायत है जिसमें 29 विषय हैं। 13वां संविधान 1939 में 1999 में जब बाद में हुआ था तो इसको जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नगरपालिका हो जाएगा, 1992 में जोड़ा गया था 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 12 सूची हो गई, आप आगे देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा, और 92वां संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं और अन्य जोड़ी गई है। इसको जरूर से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। भाषा है ये सब। आगे यहाँ पर बताया गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसको आप लोग वापस देख लेंगे, बार बार भूल जाता है ये। देखा जाए तो एक ट्रिक है यहाँ पर, जो भारत में प्रधानमंत्री, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ट्रिक है, जैसे कि टीआर ऑफ ऑल पीएम, ये टी से अगर हम देखें तो संघ और राज्य वेतन और भत्ते, अच्छा ठीक है। जो अनुसूचियां 12 उनकी याद करने की यहाँ पर ट्रिक बताई गई है, तो अगर आप लोग चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। वैसे अपने से इसको जरूर से रो करके वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला जो चैप्टर है 5वां संघ और राज्य क्षेत्र, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। संवैधानिक जो प्रावधान है, कुछ अनुसूचियां हैं। पहली वाली भाग 1 है और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। विधेयक देखा जाए तो जो संवैधानिक प्रावधान है, विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति राज्य का विधानमंडल का मत जो जानने के लिए बाध्य नहीं है।
अर्थात मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसमें जो राज्यों का संघ होगा इसमें कौन-कौन सी अन्य चीजें आएंगी, जैसे कि राज्यों का राज्य क्षेत्र आएगा, संघ का राज्य क्षेत्र आएगा, मतलब संघ राज्य क्षेत्र राज्य के द्वारा अधिग्रहित जो क्षेत्र है वो आ जाएगा तीसरी कैटेगरी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूर से आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्य समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। और राज्यों को अलग होने का भी अधिकार भारत से नहीं है, संविधान से अलग होने का अधिकार नहीं है। कुछ अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अनुच्छेद में जो पहला अनुच्छेद है यहाँ पर भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें राज्य क्षेत्र आ जाएंगे, संघ राज्य क्षेत्र और सरकार के द्वारा अधिग्रहित जो क्षेत्र होते हैं वो आ जाएंगे। और इसमें एक चीज और बताई गई है, राज्य समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों को अलग होने का अधिकार भी नहीं है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत में राज्यों को तोड़कर इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन पूरे भारत में देखा जाए तो संघ का विनाश नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यही है, संघ को नहीं तोड़ा जा सकता। राज्य में यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको बड़ा छोटा किया जा सकता है, नाम परिवर्तन वगैरह सारी चीजें की जा सकती है। पहला अनुच्छेद है, इसमें ये बताया गया है। दूसरे अनुच्छेद में अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। देखिए, नए राज्यों को संघ में शामिल करना जो पहले से विद्यमान हो, ठीक है। नए राज्यों की स्थापना करना जो पहले से स्थापित है परंतु संघ में शामिल नहीं। उदाहरण के लिए सिक्किम 35वां संशोधन किया गया था 1974 में। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो संबद्ध राज्यों का दर्जा इसको दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया इसको, सिक्किम को। तो एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर ये चीजें बताई गई थी, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद हो गया। तीसरा अगर हम यहाँ पर देखें, हाँ, तो राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति है, राज्य के पुनर्गठन की शक्ति है संसद, ठीक है। राज्य के क्षेत्र का नाम व सीमा इत्यादि में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ये अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। चौथा अनुच्छेद क्या है, देखिए दूसरे अनुच्छेद और तीसरे अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी अगर परिवर्तन किया जाता है संविधान में तो ये 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, कहने मतलब ये आपका इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, बस नाम परिवर्तन वगैरह सारी चीजें हो सकती हैं। सामान्य बहुमत व साधारण विधायी प्रक्रिया में इसमें संशोधन किया जा सकता है। उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं 2/3 सदस्य होंगे तो ये चीजें बदल जाएंगी। तो 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। और आगे देख लेते हैं यूएसए राज्यों का संघ परिसंघ, इसके बारे में छोड़ सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात उसको देख लेते हैं। बेरुबारी जो मामला आया था, बेरुबारी संघवाद, इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र अन्य देशों को संविधान संशोधन मतलब संविधान संशोधन आवश्यक, भारतीय राज्य क्षेत्र और अन्य देशों को। तो जो बेरुबारी मामला आया था इसमें जो भारत का क्षेत्र है ना, भारत का मतलब भारत का जो क्षेत्र है किसी अन्य देश को दिया जा सकता है कि नहीं, वो चीजें इसमें बताई गई थी। संविधान संशोधन करना आवश्यक होगा। अगर कोई क्षेत्र भारत का है, किसी विदेशी क्षेत्र को देना होगा, जैसे कि उसमें कुछ क्षेत्र आपका जो बांग्लादेश वाला था वो भारत के अंतर्गत आ गया था। 100वां संविधान संशोधन जब आप लोग जानते होंगे कि 2015 में हुआ था, तो कुछ जो क्षेत्र को बांग्लादेश को दिया गया था, कुछ वापस भारत में लिया गया था, तो उसी के बारे में ये है। क्योंकि ये चीजें यहाँ पर बेरुबारी के मामले में बताई गई, इस समय ये चीजें थी कि भारत में संविधान संशोधन अगर होगा तभी ये चीजें वापस किसी को दी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। एग्जांपल के रूप में 100वां जो संशोधन हुआ था बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरण 2015 में, इसमें 1969 सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भारत व अन्य देशों के बीच सीमा विवाद संशोधन आवश्यक नहीं है कार्यपालिका के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एग्जांपल के रूप में संविधान संशोधन आप लोग देख सकते हैं। अगर राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में देखते हैं 1950 में भारतीय संघ के राज्य, तो उसमें जो भारतीय संघ के राज्य थे उसको ABCD नाम दिया गया है। 4 कैटेगरी के रूप में ये थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन किया गया और ये पुनर्गठन भाषा के आधार पर प्लस यहाँ पर देखा जाए तो यूटी की संकल्पना मतलब कि जो यूनियन टेरिटरी है उसको बनाया गया था, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रमुख आयोग कौन से बनाए गए थे, जून 1948 में भाषाई क्रांति समिति बनाई गई थी, एसके के अध्यक्ष थे। रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, प्रशासनिक आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही तो देख सकते हैं इसको। और देख लेते हैं यहाँ पर जेबीपी समिति बनाई गई थी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मना कर दिया गया। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया था। फजल अली जी थे अध्यक्ष और के एम पणिकर, रघुनाथ कुंदरू जी ये आपका सदस्य थे फजल अली आयोग के। इसमें इन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन ये एकमात्र आधार इसमें केवल भाषा नहीं होगी, ठीक है। इसको मना कर दिया था, लेकिन भाषा के आधार पर गठन किया जा सकता है। 16 राज्य और 3 यूटी बनाए गए थे, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। भाषा के आधार पर गठित जो प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1953 बनाया गया था, तत्कालीन यहाँ पर देखा जाए तो मद्रास से अलग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। 1950 के बाद जो गठित राज्य थे उनके नाम यहाँ पर मैप में दिया गया, क्लियर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पर देखना चाहे तो देखिए आम चुनाव ही जो राज्यों का गठन है ना, 14 राज्य और 6 यूटी का, तो 14 राज्यों का जो गठन है उसको याद करने के लिए यहाँ एक ट्रिक दी गई है। अगर आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो उसको देख करके याद कर सकते हैं। आगे विशेष उपबंधित जो राज्य जैसे कि 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को अधिकार थोड़ा सा दिया गया। 371 ए में नागालैंड को, 371 बी में असम को अधिकार दिया गया, सी में मणिपुर को, डी में आंध्र प्रदेश को, प्लस तेलंगाना को दिया गया। एफ में आपका देखा जाए तो सिक्किम, जी में मिजोरम है, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा है, ठीक है। कुछ राज्यों को थोड़ा विशेष अधिकार दिए गए थे। आगे देख लेते हैं हम लोग नागरिकता के बारे में। तो भाग 2 में नागरिकता दी गई है, 5 से 11 तक अनुच्छेद है। एक नागरिकता यूके से ली गई है। नागरिकता क्या है, देखिए 5 से 8 तक जो 26 जनवरी 1950 के पहले नागरिक भारत के थे उनको 5 अनुच्छेद से लेकर 8वें अनुच्छेद तक उनके बारे में चीजें दी गई हैं, जैसे कौन भारत में आया, कौन भारत से गया पाकिस्तान, ठीक है। फिर जो गया है वो फिर से भारत में आया, तो उन सभी के बारे में देख लेते हैं। 9 से 11 जो है ये आपका 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत में नागरिकता दी गई है उसके बारे में बताता है। 9 से 11, ठीक है। तो इसी वाले हैं ये। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखने समझ आ जाएगा। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिक जो थे वो लोग हो जाएंगे। 6वां अनुच्छेद में दिया गया पाकिस्तान से भारत आने वाले जैसे 4 जुलाई 1949 से पहले भारत में उनको नागरिकता दी जाएगी। 7वें अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान गए थे और 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है। फिर से 8वां जो अनुच्छेद है ये भारत से रहने वाले बाहर जो रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति उन लोगों के लिए। अब आगे देखेंगे 9 से 11 तो क्या है, 9 नागरिकता की समाप्ति, एक नागरिकता की पुष्टि। 10वां अनुच्छेद नागरिकता अधिकारों का निरंतरता। और अनुच्छेद 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी संसद की शक्ति, संसद कोई भी विधि वगैरह बना सकती है, जैसे नागरिकता संविधान नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया था 1955 वाला, अभी कुछ दिन पहले 2019 में भी ये चीजें बनाई गई थी, तो उसकी वजह से आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 लागू 3 दिसंबर 1955 से हो गया था, ठीक है। ये बना था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, फिर लागू हुआ था 30 दिसंबर 1955 को। यहाँ पर अगर देखा तो नागरिकता प्राप्त कैसे की जाएगी और नागरिकता समाप्त कैसे होगी। देखिए प्राप्त कैसे की जा सकती है, जन्म से होंगे, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से 12 वर्ष निवास करने जैसे कि देशीकरण होगा और 12 वर्ष रह गए आप लोग तो नागरिकता मिल जाएगी। फिर सम्मिलित क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र भारत में अगर अधिग्रहित कर लिया गया तो उसके भी नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। कैसे त्यागा जा सकता है, तो स्वतः यहाँ पर अगर देखा तो खत्म हो सकती है, वंचित किया जा सकता है, पर्यावसन के द्वारा भी हो सकता है, स्वेच्छा से अगर आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते तो भारत नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA इसको बोलते हैं, बहुत विवाद हुआ था इसमें। देख लेते हैं 3 देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर हिंदू, यहाँ पर अगर देखा जाए जो 2014 तक के 6 समुदाय, इसमें हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई, जैन, ठीक है, गैर मुस्लिम मान लीजिए 6 समुदाय है इसमें, इनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। 2014 तक अगर ये भारत में रहे 12 वर्ष की जगह 6 वर्ष में ही, ठीक है। और इसमें मुस्लिम को नहीं माना गया, इसको ध्यान रखेंगे। प्रवासी भारतीय नागरिकता क्या है, देखिए ओवरसीज जो आपका CO मतलब कि OCI जो है, OCI है ये, OCI है। इसमें आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आजीवन आपका
वीजा मुक्त यात्रा की जाएगी और शैक्षणिक और सांस्कृतिक लाभ इनको दिया जाएगा, राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। किसको? तो ओसीआई वालों को। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। निवासी भारतीय जो आपका एनआरआई है, इसमें नागरिक को मतदान का अधिकार दिया जाएगा। 11 मार्च 2024 से नागरिकता संशोधन अधिनियम पूरे देश में प्रभावी हो गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन किया गया है। ये पूछा जा सकता है, मेरे हिसाब से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में, कुल 6 बार इसमें संशोधन किया गया है। आगे देख लेते हैं मौलिक अधिकार। ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक सभी को पता होगा। न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ठीक है, न्यायालय के द्वारा इसको लागू करवाया जा सकता है। ये भारत का अधिकार या मैग्ना कार्टा इसको बोला जा सकता है। ये हो गया। स्रोत कहां से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कराची अधिवेशन क्या है? देखिए 1931 में मूल अधिकार प्रारूप पेश किया, मतलब कि नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था मूल अधिकार के लिए, ठीक है। इसमें 6 अधिकार हैं। प्रारंभ में पहले अब इनको छोड़िए, यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला नहीं है, ठीक है, इसको देखें यहाँ पर। तो मुख्य संविधान जो है हम लोगों के है, इसमें 6 अधिकार है प्राप्त नागरिकों को। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, ये आपका 300 क के अंतर्गत रखा गया है। 24 संविधान संशोधन के माध्यम से ये चीजें हुई थी संशोधनीय। तो केशवानंद भारती बाद आता है, इसमें 24 संविधान संशोधन हुआ था। एक ट्रिक के माध्यम से समस्त संशोधन, माफ कीजिए, समस्त शोध संस्कृति के उपचार, संस्कृति के उपचार जो है, इसको देखिए, जो आपका मूल अधिकार है ना, वो जैसे कि समानता का अधिकार जो है 14 से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक बताई गई है। वैसे सभी को ये चीजें याद होंगी। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसी को अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में बोला है। प्रमुख जो अनुच्छेद है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसे कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन सी चीजें आएंगी? संसद आएगा, केंद्र सरकार आएगा, राज्य सरकार आएगा, विधानमंडल आएगा, या फिर जो पब्लिक सेक्टर या कहने मतलब सरकार से जितनी भी चीजें हैं सब आपका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, ठीक है। और सेम यही परिभाषा अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 36 में दी गई। इसको आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे। सेम यही परिभाषा है 36 में। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अनुच्छेद 13 क्या है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानून शून्य हो या फिर रद्द होगा। किसी भी अधिकार जो यहाँ पर जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन अगर यहाँ पर होगा तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उसको रद्द किया जा सकता है। जितना वो उल्लंघन करेगा उतना रद्द कर दिया जाएगा। मूल अधिकार को जो उल्लंघन करेगा उसको हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 में खुद बताया गया है, ठीक है। केशवानंद भारती बाद में 1973 में मूल ढांचे के उल्लंघन पर ये कानून रद्द हुआ। मतलब ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कानून बना कि मूल अधिकार में कोई भी चीज असंगत है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 में विधि के अंतर्गत नहीं आएगा तो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 13। आगे देखते हैं समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक था। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या है? देखिए इसमें 5 आधार दिए गए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। तो ये 5 आधार है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता भारतीय नागरिकों को, मतलब किसी भी नागरिक के साथ, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 15 था। अनुच्छेद 15(1) में राज्यों के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) में राज्यों के साथ निजी कंपनियों के द्वारा होगा, मतलब दुकान, होटल वगैरह इन जगहों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(3) में क्या है? 15(3) में अगर देखें तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष अधिकार हो जाएगा। 15(4) में क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का अधिकार है शिक्षण संस्थान में। 15(5) में क्या है? तो निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण है, प्राइवेट वाले में। 15(6) में क्या है? तो ईडब्ल्यूएस अभी जोड़ा गया था। 16 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता के लिए बनाया गया था। धर्म, वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। निवास संबंधी शर्तें इसमें लागू होंगी। आपका देखा तो 16(3) में ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। 16(3) में और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण 16(4) में दिया गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 16(6) में दिया गया। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 16 के बाद अनुच्छेद 17 सभी लोगों को पता है अस्पृश्यता के लिए बनाया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1955 में। ये संसद का अधिकार होता है, इसलिए इन्होंने बनाया था। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंतर, जैसे महाराजा, राजा इत्यादि जो उपाधि है वो आपका अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 आगे देखते हैं। प्रमुख वाद इसमें क्या था? बालाजी वर्सेस मैसूर, इंदिरा साहनी वाद 1992। इसमें पदोन्नति में आरक्षण के लिए 50% से अधिक नहीं होगा। ये इंदिरा साहनी वाद में आया था और मंडल कमीशन ने इनकी रिपोर्ट मतलब कि देखा जाए तो अधिकार मान भी लिया था। सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया तो ओबीसी इनको आरक्षण दिया गया 27% इसी में, ठीक है। वाद और व्यक्ति स्वतंत्रता अगर हम यहाँ पर देखें अनुच्छेद 19, इसमें याद करने की ट्रिक बताई, जैसे बोलने की सभा, संघ, समिति, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 1 मतलब 19(1) में क्या? देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। तो ये आपका अनुच्छेद 19(1) हो जाएगा। अनुच्छेद 19(2) शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। 3 में आपका संघ या समिति बनने का अधिकार है। 4 में अगर हम देखें तो किसी भी जगह आप घूमने वगैरह जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी आप भ्रमण करके बस सकते हैं भारत में और कहीं भी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। ये सारी चीजें अनुच्छेद 19(1) से लेकर 6 के अंतर्गत दी गई। जरूर से याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। ये वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मतलब कि आप वाक मतलब होता है बोलने की, अभिव्यक्ति मतलब दर्शाने की, स्वतंत्रता के अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में जो अधिकार है इसको स्वतंत्रता का अधिकार बोला जाता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19 से 22 तक चीजें आती हैं। तो अनुच्छेद 19 ऊपर हम लोगों ने देख लिया था। अनुच्छेद 20 क्या है? देखिए दोषी से देख के संबंध में संरक्षण, किसी को दोषी अगर बना दिया गया तो उनको किस प्रकार से संरक्षण दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 में दिया गया, जैसे दंड वर्तमान कानून के तहत होना चाहिए। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हो सकते। अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 21 अगर हम देखें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यहाँ से अगर हम देखें इसके बारे में तो विदेश जाने का अधिकार, ठीक है, नींद, निजता, बिजली, ये सारे अधिकार जितने भी पर्सनल अधिकार है सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है, बस। और मेनका गांधी एक बात आया था, इसमें विदेश जाने से संबंधित ये वाद था, ओल्गा कैलिज वर्सेस बॉम्बे नगर निगम। इसमें अगर देखें तो जीवन का अधिकार था। तो ये सभी चीजें हैं अनुच्छेद 21 से जुड़ी हुई हैं। हाँ, अनुच्छेद 21 एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। 2002 में 86 संविधान संशोधन हुआ। इस समय 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये आपका एक अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अधिकार कोई नहीं मिल रहा है पढ़ने का तो यहाँ पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से लागू हो गया, मतलब बना तो 2009 में, 2010 से लागू हो गया। तो ये अनुच्छेद 21 था। अनुच्छेद 22 अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके भी कुछ अधिकार होंगे ना, उसके बारे में गिरफ्तारी का कारण बताया जाने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है और मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दिया गया। 19 तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और हाँ, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार उसको देखते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो देखिए ये आपका बच्चों के लिए, लेकिन अनुच्छेद 23 देख लेते हैं। किसी से भी अगर जबरदस्ती कोई कार्य करवाया जा रहा है तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये आपका एक इसके लिए प्रतिषेध किया गया है, जैसे कि मानव व्यापार, बेकार, बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद 23 में। 24 में बच्चों के लिए है, कारखाने वगैरह में या फिर बाल श्रम निषेध से संबंधित है अनुच्छेद 24। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ये आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये 25 से लेकर 28 के अंतर्गत आता है। जैसे 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने व आचरण करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 में 26 में धार्मिक कार्यों के प्रावधान से संबंधित आप किस प्रकार से अपने धर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। अनुच्छेद 27 क्या है? धार्मिक अभिवृत्ति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 27 में। और अनुच्छेद 28 में क्या है? तो कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ये अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो 28 तक हो गया। अनुच्छेद 29-30 क्या है? देखिए संस्कृति व शिक्षा से संबंधित अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में क्या है? तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के लिए, ठीक है। 30 में शिक्षण संस्थान के लिए है, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए और 30 हो गया।
ये होगा अनुच्छेद 31 तो यहाँ पर मान लीजिए खत्म हो गया है। और अनुच्छेद 32 देख लेते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार इसको बोला जाता है। संविधान की हृदय व आत्मा इसको बोला है अम्बेडकर जी ने। मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है। उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कोर्ट में जाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जितने मूल अधिकार आपको दिए गए हैं उनमें से किसी का भी अगर उल्लंघन होगा तो आप अनुच्छेद 32 को बेस बना करके सुप्रीम कोर्ट में सीधे मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ये चीजें अनुच्छेद 32 में बताई गई है। और सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट में जाना है तो ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जाया जा सकता है। ये बहुत व्यापक होता है, इसके बारे में यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बताई भी गई है, रिट वगैरह बताइए। देखिए अनुच्छेद 226 सुप्रीम कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 वाला, हाँ, इसमें मौलिक अधिकार या फिर अन्य कहीं कोई आपके और अधिकार है, विधिक अधिकार भी होगा, उन सभी के हनन होने के बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार में ही अगर हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट वाला थोड़ा सा व्यापक है, इसलिए कि मौलिक अधिकार के अलावा जो अन्य कोई भी अधिकार है उसके हनन होने पर भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की जो रिट होती है उनके बारे में यहाँ पर दी भी गई होगी, सर हाँ ठीक है, रिट दी गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सर, देखा जाए तो अगर कोर्ट में जब जाते हैं तो कोर्ट क्या आदेश देते हैं उनके बारे में है ये 5 प्रकार की रिट है, कोर्ट देती है। देखिए पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि सशरीर बंदी को प्रस्तुत किया जाए, किसी को आप डिटेन करके रखे हैं तो उसको प्रस्तुत किया जाए। ये चीजें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो रिट दी गई उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, परमादेश क्या होता है तो हम आदेश देते हैं। अधिकार पृष्ठा, किसी अधिकार से मतलब किस अधिकार से इन्होंने ये कार्य किया है। उत्प्रेषण क्या होता है तो कार्रवाई को रोक दीजिए और हमारे पास भेज दीजिए कार्रवाई को। अगर आप कोई फैसला सुना चुके हैं, जैसे कि फैसला कोई सुना चुका है कोर्ट वगैरह, तो उसके निषेध और रोकना, ठीक है, यानी कि ये आपका प्रतिषेध कहलाएगा। अब अनुच्छेद 33 देख लेते हैं, सुरक्षा बलों के अधिकार समिति, अधिकार सीमित करने की जो शक्ति है ये आपका अनुच्छेद 33 के अंतर्गत है। जो भी आपके पुलिसकर्मी वगैरह है, मान लीजिए कोई भी सिपाही वगैरह, तो उसके कुछ अधिकार को सीमित किया गया है संसद के द्वारा। ठीक है, और अनुच्छेद 34 का है मार्शल लॉ अगर कहीं पर प्रभावित है तो वहां पे जो लोग उनके अधिकार को भी सीमित किया गया। कानून बनाने की संसद की शक्ति है, संसद कोई भी कानून बनाया जा सकता है उल्लंघन होने पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 35 हो गया। अनुच्छेद 36 में सीएम वही राज्य की परिभाषा दी गई है जो आपका अनुच्छेद 12 में दी गई थी। मूल अधिकार को यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन के मोड में बताया था। केवल भारतीयों को जो मूल अधिकार है आपका 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 जो अधिकार है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। अन्य जो सभी अधिकार है वो भारतीय प्लस विदेशियों सभी को प्राप्त है। ठीक है, विदेशियों को प्राप्त, तो इन्हीं 5 के अलावा अन्य जो है ये आपका विदेशियों को प्राप्त है। अन्य मुख्य जो तथ्य जैसे इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आएगा। विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता भी आ जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर, तब पीएम मोरारजी देसाई थे, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार से हटाकर 300 क में डाला गया, तो ये उसमें किसने किया था, मोरारजी ने किया था। निवारण विरोध जो यहाँ पर देखा जाए तो अपराध करने से रोकने से संबंधित अधिकतम 3 माह तक इनको बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हाँ, और एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद कमेटी अगर रिपोर्ट देती है तो इनको आगे भी बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बाद। आपातकाल में स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकार का न्यूनीकरण यहाँ पर जो किया गया उसको देखते हैं कि कुछ ट्रिक दी गई है। 15 से 18 अनुच्छेद जो है उसको याद करने के लिए आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आ जाएंगे अपने राज्य की नीति दे सकते हैं तो डीपीएसपी पे देखा जाए तो जो भाग 4 है 36 से 51 इसके अंतर्गत आता है डीपीएसपी के। स्रोत क्या है तो स्पेनिश या फिर आयरिश संविधान से ये लिया गया है। इसको आयरिश संविधान अनुच्छेद 45 से संबंधित है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता कि इसको पूरा ही करिए। ठीक है, एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, जैसे इनफोर्सिबल नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। उद्देश्य अगर हम लोग इसका देखें जो आपका राज्य के नीति निर्देशक है यानी डीपीएसपी, इसका उद्देश्य क्या है तो सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक स्थापना करना। ठीक है, लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना, ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत है। कुछ प्रमुख विद्वान के जो कथन दिए गए इस अधिकार को लेकर के, तो क्या दिया गया भारतीय संविधान की नवीन विशेषता, तो अम्बेडकर जी ने इसको बताया है कि नई विशेषता है। संविधान की आत्मा बता दिया है लास्टी ने, जो डीपीएसपी इसको संविधान की आत्मा बताया है। डीपीएसपी एक चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार दिया गया है, केटी साजी की तरह बताया गया है। ये बड़ा मुझे लगता है, अगर आप लोग देखें तो कि आप लोगों के मन के ऊपर है, सरकार के मन के ऊपर है, सरकार इसको देगी कि नहीं देगी। ठीक है, केटी साजी ने बताया था। और लक्ष्य तथा आकांक्षाओं की घोषणा किसने बताया तो किसी भी ने बहुत सही बात बता दी है। इसी को देखकर तो कोई भी नीति वगैरह लागू की जाती है भारत में। ठीक है, ये हो गया आपका। और पवित्र आकांक्षा इसको किसने बताया तो आइवर जेनिंग ने बताया। डीपीएसपी का अगर डीपीएसपी का वर्गीकरण अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। समाजवादी विचारधारा संबंधित कुछ प्रेरणा इसमें दिखाई देती है, गांधीवादी और उदारवादी। ठीक है, तो समाजवादी कुछ इसमें अनुच्छेद उसको देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 43, 43 का और 47, ये सभी जो अनुच्छेद समाजवादी संबंधित है। गांधीवादी से देख लीजिएगा आप लोग, और उदारवादी से यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो समाजवादी जो सिद्धांत है वो आपका अनुच्छेद 43 और 47, और गांधीवादी विचारधारा से भी ये संबंधित 43 और 47, तो इसको देख लेते हैं प्रमुख अनुच्छेद और उसकी विषय वस्तु के बारे में। तो इसमें जो राज्य की परिभाषा दी गई, जैसे कि अनुच्छेद 36 में हम लोगों ने देखा था जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, वही अनुच्छेद 36 में भी है। 37 में क्या है तो डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा निष्पादित नहीं है, मतलब इसको जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता न्यायालय में जाकर के। अनुच्छेद 37 में ये चीजें बताई गई हैं कि इनफोर्सिबल नहीं है ये। अनुच्छेद 38 क्या है तो जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं को बढ़ाना। अनुच्छेद 39 है। 39 राज्य के अनुसरण के लिए नीति सिद्धांत है। अनुच्छेद 40 ग्राम सभा ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 41 क्या है तो काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए संबंधित है। 42 में काम की न्याय संगत दशा होनी चाहिए, अनुच्छेद 42 बताता है। 43 में ये बताया कि कोई भी निर्वाह योग्य मजदूरी अगर दी गई तो 43 कम है उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होगी। 43 ख में क्या है तो सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 43 तक है। अनुच्छेद यहाँ पर जो आपका 39 जैसे राज्य के अनुसरण हेतु कुछ नीति सिद्धांत होंगे, उसमें अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा 39A पुरुषों व स्त्रियों के लिए आजीविका का अधिकार मतलब समान होगा। 39B में क्या है संसाधनों पर स्वामित्व का वितरण होगा। 39C में क्या है तो आय व उत्पादन के लिए केंद्रीकरण नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 39D में क्या है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39E में जोखिमपूर्ण व्यवसाय में संरक्षण दिया जाएगा। 39F में बच्चों के लिए बेहतर माहौल दिया जाएगा। 39 आपका क्या है तो निःशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ा गया था बाद में, इसको जरूर से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अनुच्छेद 38 जो है जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाएगा, तो इसमें 38 कम है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 38 आपका 2 में है आय असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी यहाँ पर। और आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 44 क्या है तो समान नागरिक संहिता सभी को पता होगा। 45 में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षित या फिर उनका देखभाल किया जाएगा। इसी में पहले जो बदला गया था अनुच्छेद मतलब जो संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002 में, जो आपका 21 के अंतर्गत जोड़ा गया था ना कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे उनको शिक्षा का अधिकार होगा, तो पहले इसमें था तो इसको हटा करके वहां पर जोड़ा गया 21 में, और बाद में इसमें एक डाल दिया गया 0 से 6 वर्ष के बच्चे उनके लिए। ठीक है, अनुच्छेद 45 से 46 अगर देखें तो SC ST व अन्य कमजोर वर्गों के हितों में अभिवृत्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी। SC ST व अन्य कमजोर वर्गों के लिए। 46 में है। 47 में सोशल स्तर व जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा। 49 में क्या है तो आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किया जाएगा। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51 दिया गया। संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन तो 42 संविधान संशोधन के द्वारा 39 क, 43 क और 39
यहाँ पर अगर देखा जाए तो माफ कीजिए, हाँ ये आपका 48 का है, ये पर्यावरण से संबंधित है। आगे अगर कहीं आएगा तो देख लेंगे हम लोग। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 38 का मतलब 38 2 जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 45 वाला जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उसको इसमें डाल दिया गया 45 में, फिर बाद में 6 से 14 वर्ष के 21 को जोड़ दिया गया। 97वां संविधान संशोधन ये आपका 43 20 से जुड़ा हुआ है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बारे में जो चीजें हैं उसको देख लेते हैं। मौलिक अधिकार में देखा जाए तो परिवर्तनीय है, मौलिक अधिकार व्यक्ति केंद्रित है, निजी व्यक्तियों व राज्य पर प्रतिबंध लगाता है, लोकतंत्र व नागरिक अधिकार इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर जो डीपीएसपी उसके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अपरिवर्तनीय है। समूह इसका देखा जाए तो केंद्रित राज्य पर सकारात्मक दायित्व के अंतर्गत इसको डाल रखा गया है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र इसको बोला जाता है। डीपीएसपी को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित है, इसको जरूर से आप लोग ध्यान रख लेंगे। अब डीपीएसपी की जो उपलब्धियां हैं, काम करने का अधिकार, मनरेगा वगैरह जो चीजें बनाई गई हैं, जीराम जी हो गया। तो शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में बनाया गया, 2010 से लागू है। महिला सशक्तिकरण के लिए 1961 में आया था प्रसूति आपका प्रसूविधा अधिनियम बनाया गया था। पर्यावरण के लिए बनाया गया था वन की संरक्षण 1972 वाला, ठीक है। जब विधा अधिनियम बनाया गया 2002 में। पंचायती राज के लिए पंचायत यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनुसूचित क्षेत्रों में जो आपका पंचायत का विस्तार उसको बनाया गया था। 73वां 14 संविधान संशोधन 13वां 14 संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर पंचायतों का गठन किया गया था। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से संबंधित कुछ प्रमुख बात है, जैसे कि चंपाकन दोहराई राजन का केस है, ये मूल अधिकार डीपीएसपी से ऊपर है कि नहीं, चीजें बताई गई थी। तो मूल अधिकार डीपीएसपी से ऊपर है, मूल अधिकार में संशोधन देखा जाए तो संभव है। ये आपका 1991 में आया था। गोरखनाथ बाद 1967 में आया था। इसमें डीपीएसपी लागू करने के लिए संसद मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। ये अर्थ गोरखनाथ जी के बारे में बताया गया था। केशवानंद जी के बारे में आप लोग जानते हैं। डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कानून का आपका व्यावृत्त होना आवश्यक है। 73 में आया था, 1973 में, इसमें 13 जजों ने फैसला ये सुनाया था। मिनर्वा मिल्स 1980 मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये बताया गया था कि एक दूसरे के पूरक है मूल अधिकार और डीपीएसपी। और आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य देखा जाए तो भाग 4 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 51 का में है ये, इसको बाद में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति जी ने रिपोर्ट दी थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल 10 थे, अभी 11 हो गए हैं, ठीक है, बढ़ा भी दिया गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाँ ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ये पूर्व सोवियत संघ रूस से संबंधित है। ये अपरिवर्तनीय है। 11 मौलिक कर्तव्य है, पहले 10 थे, अभी 11 है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और जोड़ दिया गया था। तो कुल 11 है, देख लेते हैं कुल पूरा टोटल 11 है। पहला देख लेते हैं, संविधान राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान किया जाएगा, तो ये पहला है। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोया जाएगा। तीसरा क्या, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को सुनिश्चित अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। भारतीय नागरिकों के द्वारा ये सारे अधिकार हैं, ठीक है। देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा जरूरी है। सद्भाव व भाईचारे का हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। सम्मिलित सांस्कृतिक व समूह विरासत को सहेजना चाहिए, मतलब विरासत से संबंधित है। 7वां क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है, इसमें झील नदी पर्यावरण सारी चीजें आ जाएंगी। 8वां क्या है, तो वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। 9वां जो है सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित है ये। 10 क्या है आपका, सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की आपका और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में आप देखा तो विकास करने का प्रयास किया जाएगा। 11वां क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावकों के द्वारा शिक्षा का अवसर देना अनिवार्य होगा, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति। देखा जाए तो यहाँ पर राज्य का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति होता है। प्रथम नागरिक भारत का होता है। सैन्य प्रमुख भी होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं ये, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति भी होते हैं। समस्त कार्यपालिका की शक्तियां इन्हीं में नहीं होती है। राष्ट्रपति में नाम मात्र की शक्ति नहीं होती है, लेकिन वैसे नाम मात्र तो है ना, कहने मतलब ये है, ठीक है। प्रमुख भले नहीं है, प्रमुख देखिए तो है, लेकिन शक्तियां कुछ नाम मात्र की हैं। मुख्य इसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। अब देखा जाए तो राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद या जो वास्तविक शक्ति का है वो उनके बारे में बताया गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाँ, राष्ट्रपति में योग्यता तो भारत का नागरिक होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए इनको, लागू के पद पर ये शामिल ना हो, ठीक है। तो ये 4 योग्यता थी। इनको कैसे चुना जाएगा, तो अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुना जाएगा, अनुपातिक प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमण, ठीक है। गुप्त मतदान होगा इनका। जमानत राशि 15,000 रुपए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए इनके नाम को प्रस्तावित करने के लिए। फिर उसके बाद कोई चुनाव में संबंधित विवाद वगैरह होगा तो 1971 के तहत ये आपका सुप्रीम कोर्ट में सीधे सुनवाई होगी। ये हो गया राष्ट्रीय कानून का नया शर्तों से महान। जैसे कि हाँ, अनुच्छेद 52 53 अनुच्छेद 73 तक यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश की, जैसे कि राष्ट्र का कानून का या शर्तों से महान, ठीक है। राष्ट्र का कानून या शर्तों से महान, तो या शर्तों से महान, तो इसको अगर हम देखें तो 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 53 में उनकी कार्यपालिका, 54 में आपका निर्वाचन है, 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, 56 तो नहीं दिया, 57 में आपका कार्यकाल है, 58 में योग्यता है, 59 में आप पद के लिए शर्तें वगैरह दी गई हैं, और 60 में आप शपथ लेते हैं, 51 61 में आपका महाभियोग लग जाता है, 62 में आकस्मिक रिक्ति हो जाती है इनकी, 62 में क्षमादान किसी को भी माफ कर सकते हैं। इन सब चीजों को हो जाने के बाद भी, जैसे कि यहाँ पर उनके ऊपर महाभियोग चला गया, उनको उनकी सीटें हटा दी गई, ये सारी चीजें करने के बाद भी ये 72 लोगों को क्षमादान कर देते हैं, ठीक है। तो याद कर सकते हैं आप इस तरीके से। 73 में आपका शक्तियों का विस्तार किया गया। ये हो गया। निर्वाचक मंडल में देखें तो कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो इनके निर्वाचक मंडल में संसद और विधायक होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। लोग निर्वाचित होते हैं, ठीक। राज्य विधान परिषद सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं। मतदान का अधिकार इन लोगों को नहीं होता है, जो राज्य विधान परिषद में मनोनीत होते हैं, मतलब राज्य विधान परिषद ही नहीं आएगी, कहने मतलब ये है, ठीक है। तो ये हो गया शपथ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संघ व राज्य के अधीन ये सदस्य नहीं होते हैं, बस पद पर बने रह सकते हैं अपने। इनको सदस्य होने की योग्यता बस होनी चाहिए, वैसे सदस्य नहीं होते हैं। हाँ, मृत्यु व इस्तीफा हो जाने के बाद या फिर महाभियोग हो जाने के बाद ये उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में बना दिया जाएगा। पुनर्विचार क्या होता है देखा जाए तो बाध्यता नहीं, कितनी भी बार भी ये भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे यूएसए में होता है मिनिमम, मतलब कि मैक्सिमम 2 बार ही वहां के राष्ट्रपति बना जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो भारत में कितनी बार भी बन सकते हैं। सर्वाधिक कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद जी कर रहा है 10 वर्षों का। अमेरिका में देखा जाए तो ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, मैक्सिमम 2 बार ही। भारत में राष्ट्रपति में आगे देखते हैं वेतन, इनको कितना पैसा दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए इनकी संचित निधि से, भारत संचित निधि से इनको पैसा दिया जाता है। राजकीय आवास क्या है, तो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। अब जरा कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति भवन में यहाँ पर जो एक गार्डन था, मुगल गार्डन, उसका नाम बदल करके क्या किया गया है। जो राष्ट्रपति भवन है उसको एडविन लुटियन ने बनाया था, जो संसद बनाया है, ठीक है। नए नाम मुगल गार्डन का नाम यहाँ पर देखा जाए तो मिल गया। चलिए, मुगल गार्डन रखा है। दरबार जो हाल था उसको गणतंत्र मंडप कर दिया गया, अशोक हाल को अशोक मंडप कर दिया गया। महाभियोग के बारे में देखा जाए तो क्या होता है ये महाभियोग, देखिए किसी भी समय महाभियोग पेश किया जाता है, ये एक अन्यायिक प्रक्रिया है, कहने मतलब ये है कि इनको हटाया जा रहा है किसी पद से, तो ये अन्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। मतलब न्यायिक चीजें इसमें सुनाई जाती हैं, खैर इसमें दंड का प्रावधान नहीं होता, इसलिए अन्यायिक प्रक्रिया है। तो किसी भी सदन में इनके खिलाफ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, 14 दिन पूर्व सूचना इनको दी जानी चाहिए। किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, जिस भी हाउस में पेश किया जाएगा तो यहाँ पर चीजें पास होगी। नेक्स्ट आपका सदन में भेजा जाएगा, तो राष्ट्रपति यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाँ, दूसरे सदन में भेजा जाएगा, वहाँ पर भी मतदान होंगे और समिति वगैरह बनाई जाएगी, जांच होगी, उसके बाद मतदान होगी, तो वहाँ से भी 2/3 से पास हो जाएंगी चीजें, तो इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब हटा दिया जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अधिकार एवं कर्तव्य, तो कार्यपालिका संबंधी के अधिकार जो होते हैं ये बहुत लोग नियुक्ति करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, न्यायाधीश की और आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। राजनयिकों की भी नियुक्ति यही करते हैं। विधायी शक्ति में अगर देखा जाए तो किस प्रकार के नियम बनाते हैं, तो संसद सत्र अगर नहीं चल रहा है तो उसको सत्रावसान या सत्राहूत करते हैं, लोकसभा को भंग करते हैं, संसदीय विधायकों की स्वीकृति देते हैं और अध्यादेश भी जारी करते हैं, ठीक है। तो इनकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। ये किस प्रकार न्याय करते हैं, तो ये क्षमादान दे सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। जैसे लघुकरण, पर्याय, प्रतिबंधन। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपातकालीन शक्तियां, जैसे कि आपातकाल की घोषणा करते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन भी यही लगा सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर दिया गया राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और
राधा कृष्णन जी हैं, जाकिर हुसैन, अभी गिरी जी हैं, हृदयतुल्ला जी सबसे अधिक कार्यकाल के लिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे, ठीक है। फिर ज्ञानी जयाल सिंह हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी, फिर बीडी जत्ती, फखरुद्दीन अली और बीडी गिरी, ठीक है। इन लोगों के नाम जरूर याद लीजिएगा। वेंकट रामन हो जाएंगे, शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे, के नारायण हो जाएंगे, अब्दुल कलाम जी हैं, प्रतिभा जी पाटिल जी हैं और प्रणब मुखर्जी जी, रामनाथ कोविंद जी और प्रतिभा देवी, यहाँ पर माफी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। ये हो गया प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में देखें तो देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श ये पहली बार बाध्यकारी नहीं होता है, दूसरी बार बाध्यकारी हो जाता है अगर कोई सलाह ये राष्ट्रपति को दी जा रही है कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा तो, ठीक है। दूसरा, विश्वास यहाँ पर मत होने पर सामूहिक इस्तीफा दिया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के बारे में देखें तो लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। हाँ, राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श पहली बार अधिकारी नहीं होगा, दूसरी बार अधिकारी होगा। मंत्रिमंडल सहमति के बिना राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा संशोधन के माध्यम से ये चीज को बता दिया गया था। आगे योग्यता, भारत का ये नागरिक होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। तो वैसे प्रधानमंत्री के लिए, माफी प्रधानमंत्री के लिए भारत नागरिक होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा में अगर है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। संसद के सदस्य होने की योग्यता अगर नहीं है तो 6 महीने में आप संसद के सदस्य बन जाइए। कुल मंत्री कितने होते हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो टोटल सदस्य जितने होते हैं उसके यहाँ पर 15% मंत्री हो सकते हैं, अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं प्रधानमंत्री सहित, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन से ये चीजें फिक्स कर दी गई थी 2003 में आया था उसी समय। आगे शपथ नियुक्ति तो देखा जाए तो शपथ नियुक्ति तो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति देते हैं। अन्य मंत्री का देखा जाए तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। इनको वेतन कितना मिलता है तो 75 के तहत भारतीय संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लोकसभा विघटन तक ये रहते हैं अपने पद पर, ठीक है। लोकसभा विघटित होगी तभी ये अपने पद से हटेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया सदन का नेता होता है, संसदीय राजनीतिक प्रणाली का प्रमुख होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति एकता परिषद व भारतीय अन्य बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके भी ये अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। आगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी का नाम यहाँ पर दिया गया, 15 अगस्त 1947 से आपका 27 मई 1964 तक की सबसे लंबे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। यहाँ पर डेट जो दिया गया उसको आप लोग अपने से याद करेंगे तभी याद होगा, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा जी के बाद इंदिरा गांधी जी बनी थी, मोरारजी देसाई, जगदीश चरण सिंह, इंदिरा गांधी फिर से आ गई थी, फिर राजीव गांधी आ गए थे, ठीक है। और यहाँ पर देखा तो केंद्रीय सरकार जो आपका 1989 के बाद बनी थी उसमें सबसे पहले आपका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटने वाले प्रधानमंत्री कौन है तो वीपी सिंह है। एक बात याद कर लीजिएगा, आर्थिक सुधार को लागू किसने किया था 1991 वाला एलपीजी, ठीक है। तो नरसिम्हा राव जी थे उस समय। और देख लेते हैं सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है तो अटल बिहारी जी का कार्यकाल रहा है, पहली बार वाला, ठीक है। दूसरी बार वाला तो 5 वर्षों के लिए थे, पहली बार वाला हो जाएगा 16 मई से 1 जून तक, यानी 15 दिन सरकार चली थी। फिर उसके बाद एकमात्र प्रधानमंत्री जो पदग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य, ठीक है, यानी किसी राज्य के मतलब की जो विधायक होते हैं उस वो होते हैं, बाद में फिर प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये हो जाएगा आपका कौन हो जाएंगे एसडी देवगौड़ा जी है, ठीक है। और अन्य नाम जैसे कि आप लोग इसमें देख लीजिएगा, अटल बिहारी जी का नाम भी है, इंद्र कुमार गुजराल जी का नाम है, मनमोहन सिंह जी के बाद अब यहाँ पर ये आपका मोदी जी बने, ठीक है। कुछ ट्रिक यहाँ पर दी गई है, केंद्र राज्य समकक्ष अनुच्छेद जैसे कि प्रधानमंत्री 74 में दिया गया है, इसमें 89 अगर जोड़ देंगे तो मुख्यमंत्री आ जाएगा, ठीक है। 89 वाला एक नियम है यहाँ पर बताया गया, ये फॉलो कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है, तो आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। बाकी वैसे एक अनुच्छेद तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, तो कुछ जरूरी विषय जो होंगे उसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसमें आप ये भी भूल जाएंगे कि 89 किसमें जोड़े, कहने मतलब यही है कि 89 इसमें जोड़ सकते हैं लेकिन किसमें जोड़े भैया तो गड़बड़ हो जाएगी सारी चीजें। तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, अन्यथा यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देख लेते हैं संसद के बारे में। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों आते हैं। देखिए लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, और उच्च सदन होने के बाद ये द्वितीय सदन होता है, क्योंकि ये मान लीजिए कि जो लोकसभा है इसके ऊपर यहाँ पर राज्यसभा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएंगे, इसे एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। ये आपका निम्न सदन हो जाएगा, यानी मतलब प्रथम तल ये निम्न सदन हो जाएगा, लोकसभा के बारे में बात हो रही है, और राज्यसभा जो उच्च सदन होता है और ये द्वितीय सदन इसको बोला जाता है, ठीक है। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। तो ये हो गया। राष्ट्रपति बिना सहमति के कोई भी बिल मतलब एक्ट नहीं लागू किया जा सकता। लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए लोकसभा की प्रथम बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। इसकी संरचना से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 20 सदस्य यूटी से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वर्तमान 540 सीटों पर निर्वाचन हुआ था। 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से आंग्ल भारतीय को इसकी सीट से हटा दिया गया, अन्यथा 2 आंग्ल भारतीय भी चुने जाते थे। प्रथम आम चुनाव का हुआ था 1951 से 52 में। योग्यता क्या थी, भारत नागरिक होना चाहिए, 25 साल उम्र, कार्यकाल 5 वर्ष। आगे आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है किसी भी प्रधानमंत्री का, मतलब कि किसी भी सरकार का। इसका विस्तार आपातकाल खत्म होने के तुरंत बाद खत्म हो जाएगा 6 महीने के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख अनुच्छेद दिए गए, जैसे 79 में संसद के गठन के बारे में, 80 में राज्यसभा संरचना है, 81 में लोकसभा संरचना है, 82 में जनगणना के बाद समायोजन है। तो आप लोग इसको अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि जो अनुच्छेद है केवल रखने वाली जो चीजें उसको आप लोग अपने से पढ़ेंगे तभी ज्यादा बेहतर याद होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं परिसीमन के बारे में, जैसे प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः परिसीमन आवश्यक होता है। लोकसभा और राज्यसभा की निर्वाचन क्षेत्रों को इसमें बढ़ाया घटाया जा सकता है। पहला परिसीमन हुआ था 1952 में, 2024 तक संख्या में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। फिर 2001 के माध्यम से ये चीजें हुई थी। राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये राज्यसभा में देखा जाए तो प्रथम बैठक 13 मई 1952 को, इसको स्थायी सदन बोला जाता है, क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं हुआ, जब से बनी है तब से चलती आ रही है। अधिकतम सदस्य इसमें 250 होते हैं, 238 व्यक्ति जो होते हैं वो चयनित के माध्यम से आते हैं, जैसे कि 230 राज्यों से चुने जाते हैं और 8 संघ शासित प्रदेशों से, ठीक है। और 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है साहित्य, कला, विज्ञान और आपका समाज सेवा के क्षेत्रों से। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर वर्तमान में 245 सदस्य हैं, 225 राज्यों से, 8 यूटी से हैं, 225 में आपका दिल्ली से 3 है, माफ कीजिए, जो 8 यूटी से है ये आपका दिल्ली से 3 है, पुडुचेरी से 1 है, जम्मू कश्मीर से 4 है। निर्वाचन 80-4 में दिया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, एकल संक्रमणीयता के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लोकसभा के बारे में है। हाँ, योग्यता यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, 29 वर्ष। ये राज्यसभा के बारे में वैसे दिया होगा वर्तमान में, हाँ ठीक है, राज्यसभा के बारे में चल रहा है, सारी चीजें राज्यसभा के बारे में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो 30 वर्ष उम्र है, जैसे कि आप 25 साल में विधायक बन सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में अगर आपको जाना तो 30 वर्ष उम्र कम से कम होनी चाहिए। 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, एक तिहाई सदस्य दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की राज्यसभा सीटें अगर देखा जाए तो कुछ बार वगैरह कहाँ पर है भैया, आगे कहीं होगा, उसको कर लेंगे तो चीजें बता दी जाएगी। वजह से जैसे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए सदस्यों के बीच से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता 108 में संयुक्त बैठक बुलाना, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि देखिए केंद्र राज्यों के माफी संसद में लोकसभा राज्यसभा के बीच कोई भी चीज को लेकर मामला अगर फंस जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, राष्ट्रपति द्वारा वो करेगा। 108 के अंतर्गत चीजें बताई गई। संसदीय समिति में सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार है। देखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन, अध्यक्ष मतलब संयुक्त बैठक में अध्यक्ष बनते हैं जो लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा उपाध्यक्ष जो उपाध्यक्ष होते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज हो गई। हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे संसदीय समिति में सदस्यों की नियुक्ति, देखिए बैठकों का जो स्थान होता है स्थगन, उसके बारे में, और निर्णायक मत का अधिकार होता है।
लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ये चीजें चल रही हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, संसदीय समिति में सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार होता है इनको, बैठकों का स्थगन ये कर सकते हैं, निर्णायक मत का अधिकार होता है, जैसे मत बराबर हो गया तो निर्णायक मत ये दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पहले वाले जीवी मावलंकर जी थे, मोस्ट इंपोर्टेंट पहली महिला, ये आपका मीरा कुमारी जी लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। ओम बिरला भी फिलहाल में है, पद अगर इनका रिक्त हो जाए तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को त्याग पत्र दे सकते हैं। तत्कालीन जो सदस्य उसके द्वारा पारित जो बहुमत है उसके अपदस्थ 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अगली लोकसभा की बैठक तक अपने पद पर बने रहते हैं। बाकी अन्य सदस्यों का जो वो होता है आपका सदस्यता वो खत्म हो जाती है, लेकिन लोकसभा मतलब इनके अध्यक्ष जो होते हैं वो लगातार अगले साल के लिए भी रहते हैं। कहने मतलब यही है कि जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाएगा तब तक ये अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानते हैं। आम चुनाव के बाद लोकसभा का सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होता है, कहने मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा बार मतलब कि वोट आकर के जीत करके आए हैं, तो वो उसके अनुसार यहाँ पर वरिष्ठता देखी जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इनको। कार्य नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं और नए स्पीकर का चुनाव करवाते हैं। राज्यसभा और सभापति उपसभापति के बारे में पढ़ते हैं। 89 एक आपका अनुच्छेद क्या कहता है, उपराष्ट्रपति सभापति या फिर उपराष्ट्रपति किसी सदन के उपराष्ट्रपति के बारे में चीजें बताई गई हैं। किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और सभापति पदरिक्तता पदत्याग और पदस्थता देखा तो जो पदत्याग है सभापति को दिया जाता है और अपदस्थ कैसे किया जाता है, राज्यसभा के बहुमत से इसको अपदस्थ मतलब हटा दिया जाएगा। सभापति व उपसभापति के बारे में बताया गया, लोग 10 लोगों की समिति में एक व्यक्ति यहाँ पर होते हैं एब्सेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। विचाराधीन जो आपका अपदस्थता है, यानी कि सभापति उपसभापति अध्यक्ष नहीं होंगे। यहाँ से देख लेते हैं संसद सदस्य वेतन और भत्ते। देखिए, संसद के द्वारा निर्धारित भारतीय संचित निधि से उनको वेतन दिया जाएगा। तीसरी अनुसूची में चीजें बताई गई हैं। योग्यता का अयोग्यता क्या होगी, तो अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अयोग्यता का आधार इसमें दिया गया है। इसमें पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, 2 वर्ष से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है। 60 दिन तक अगर बिना पूर्व सूचना के आप एब्सेंट रहे तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। दल बदल यहाँ पर देखा तो 52 से 1985 10वां अनुसूची के माध्यम से जोड़ा गया था ये दल बदल। ठीक है, दल बदल की जो शर्तें हैं उसको देख लेते हैं। जैसे स्वतंत्र सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, ये दल बदल के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मनोनीत सदस्य किसी दल में शामिल होंगे 6 महीने बाद ही, व्हिप मतलब 6 महीने से पहले शामिल हो जाते हो जाए, उनके बाद नहीं हो सकते। व्हिप का ना मानना, कोई व्हिप नहीं मानेगा तो उनको यहाँ पर अगर देखा जाए तो दल बदल का एक्ट लगा करके उनको हटाया जा सकता है। किसी संसद का अन्य दल में शामिल हो जाना, जैसे अपवाद 2/3 सदस्य शामिल या फिर पार्टी विलय के साथ अगर हो जाएगी तो यहाँ पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ये अपवाद है, ये चीजें ध्यान रखनी आप लोग, ये अपवाद है। दल बदल अयोग्यता, ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। सदस्यों की अयोग्यता कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 103 के अंतर्गत चुनाव आयोग की सलाह पर। ठीक है, व्हिप सर यहाँ पर कर दिया गया। हाँ, कुछ एक प्रमुख वाद है, जैसे कि हो तो होलो एक मामला आया था जच्ची चलो वाद में। पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, न्यायपालिका इस पर रिव्यू कर सकती है कि नहीं, तो पीठासीन अधिकारी जो होते हैं उसको न्यायालय रिव्यू कर सकता है, इसको देख सकता है। ठीक है, कुछ विशेषाधिकार यहाँ पर दिए, जैसे संसद में बोलना, कोई मुद्दा या मंत्री के विरुद्ध वाद योग्य नहीं है। सत्र प्रारंभ किए 40 दिन के पहले व बाद में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। फौजदारी मामलों में गिरफ्तारी की जा सकती है, वैसे अन्य मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये आपका विशेषाधिकार था। संसद सत्र 17 साल में विघटन, तो 3 सत्र होते हैं संसद में। पहला सदन बजट का होता है, दूसरा मानसून का और तीसरा शीतकालीन का। तो भी कौन चल रहा है, तो शीतकालीन वाला वैसे खत्म हो गया ये। और सत्र बुलाना 17 साल ये कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, प्रश्नकाल कितने बजे से कितने बजे तक होता है, तो देखिए 11 से 12 बजे तक जो समय होता है संसद में वो प्रश्नकाल कहलाता है। और 12 बजे के बाद 1 बजे तक लोग खाना खाते हैं तो इसको शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, वैसे खाना नहीं खाते हैं, जिसमें बताया गया है शून्यकाल है। और लेमडेक सदस्य क्या होते हैं, तो भैया देखा जाए तो लोकसभा सदस्य जो लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, अगली नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, उनको लेमडेक सदस्य बोला जाता है। अमेरिका कांग्रेस में बोला गया था। सदन संबोधन व संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति का विशेष अधिकार क्या है, तो मोशन ऑफ थैंक्स या मोशन होता है, मोशन ऑफ थैंक्स होता है, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव है ये। इसमें नई लोकसभा पर दिया जाता है और 9 वर्ष पर पहला सत्र ये होता है। संसदीय विधेयक में 107 अनुच्छेद के अंतर्गत विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संसदीय विधेयक अनुच्छेद 107 जिससे प्रमुख बिल जो है ये आपका साधारण विधेयक हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा। तो जो साधारण विधेयक है ये आपका सार्वजनिक 7 दिन की नोटिस संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें दिया गया है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अब तक कुल 3 संयुक्त बैठकें हो चुकी हैं। जैसे दहेज के लिए 1961 में हुआ था, 1977 में बैंकिंग सर्विस के लिए हुआ था और आतंकवाद विरोधी कानून आया था 2002 में, उसके लिए हुआ था, टाटा पोटा वाला ये। ठीक है, तो प्रमुख जो बिल है जैसे कि धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये सारी चीजें कैसे पास वगैरह होती हैं, तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए जो साधारण विधेयक होता है उसको सार्वजनिक 7 दिन की नोटिस देकर किया जाता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें साधारण विधेयक में ही होता है। ठीक है, जैसे निजी विधेयक इसमें 30 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, फिर पेश किया जा सकता है। मंत्री के अलावा अन्य कोई भी सदस्य ये प्रस्ताव लेकर के आएगा तो उसको देखा जाए तो हाँ निजी प्रस्ताव बोला जाता है। धन विधेयक क्या होता है, तो धन विधेयक आया नहीं, राष्ट्रपति की सहमति से ये चीजें पता चलती हैं। फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, केवल लोकसभा में। राज्यसभा 14 दिन पूर्व 14 दिन अवरुद्ध संशोधन नहीं दे सकती, यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है। किसमें, तो धन विधेयक में। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर धन विधेयक के बारे में। देखिए, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दिया गया। लोकसभा राज्यसभा में देखा तो राष्ट्रपति, लोकसभा से राज्यसभा सीमित शक्ति और राष्ट्रपति के पास ही जाता है। सभी धन विधेयक को वित्त विधेयक बोला जा सकता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक को धन विधेयक नहीं बोला जा सकता है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति और लोकसभा और साधारण विधेयक मतलब धन विधेयक 2 होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और लोकसभा ये बताए, या फिर साधारण विधेयक जो होते हैं उसके जैसा। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी कर सकता है। विनियोग विधेयक क्या होता है, जैसे वोटिंग अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये आपका विनियोग विधेयक हो जाएगा। अनुच्छेद 114 अधिनियम पर सरकार वंचित निधि से पैसा नहीं दे सकती है, तो वोटिंग के समय ये आपका CUT मोशन यानी कि नीति कटौती अनुदान घटा करके 1 रुपये कर दिया गया है। यानी कि अनुदान की मांग को पूरी तरीके से जितनी भी योजनाएं स्टार्ट की गई उनके बारे में जो भी पैसे दिए गए उन सभी पैसे को काट करके 1 रुपये थमा दीजिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका कट मोशन इसको बोला जाता है, नीति कटौती इसको बोल सकते हैं। यहाँ देखते हैं अगला। देखिए, आर्थिक कटौती क्या होती है, तो प्रस्तावित कटौती के अनुरूप कम करना। टोकन कटौती क्या होती है, 100 रुपये से कम 100 रुपये कटौती की अनुमति इसमें हो सकती है। अब यहाँ पर विधेयकों पर सहमति के बारे में अगर देखें तो पूर्ण अत्यंतिक जो वीटो होते हैं उसके बारे में, तो निरस्त है ये। वीटो शक्ति के बारे में बताया, जैसे निलंबित वीटो क्या होता है, तो कोई बिल वापस करना। पॉकेट वीटो क्या होता है, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक उनको भेजा गया था, तो उन्होंने उन सब चीजों को रोक करके पास रख ली थी। भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है। और जो क्वालिफाइड वीटो होते हैं उनके बारे में, वीटो के बारे में यहाँ पर बताया गया, तो यहाँ से एक बार फिर देख लेते हैं वीटो के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो वीटो के बारे में बताया गया, जैसे क्वालिफाइड वीटो क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है ये क्वालिफाइड वीटो। संविधान संशोधन जो विधेयक होता है इसमें राष्ट्रपति को वीटो शक्ति नहीं बल्कि 24 संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग संसद के जो प्रमुख प्रस्ताव हैं उनके बारे में।
तो संसद में अगर हम लोग यहाँ पर देखें कुछ संसद के प्रमुख प्रस्ताव में जैसे मूल प्रस्ताव होता है तो स्वयं में पूर्ण स्वतंत्र किसी पर निर्भर नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव में केवल लोकसभा में ये आता है, कम से कम 50 सदस्य इसको ला सकते हैं, विपक्षी सदस्य के द्वारा लाया जाता है, मतलब विपक्षी के द्वारा लाया जाता है। कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाते हैं, पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो लाया गया था जेबी कृपलानी जी के द्वारा लाया गया था नेहरू जी के खिलाफ, ठीक है। ये पारित नहीं हो पाया था। अब तक कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, सर्वाधिक 15 बार इंदिरा गांधी जी के खिलाफ लाया गया था। विश्वास प्रस्ताव अगर हम देखें तो सत्ता पक्ष के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर ये लाया जा सकता है। और विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास नहीं विश्वास प्रस्ताव है और लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जाता है कि हाँ देख लीजिए मेरे पास बहुमत है अभी, ठीक है। निंदा प्रस्ताव का देखें तो सदन की अनुमति इसमें आवश्यक नहीं होती है, प्रस्ताव का कारण बताना इसमें आवश्यक होता है। एक मंत्री या फिर संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध इसको लाया जा सकता है निंदा के लिए, ठीक है। सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है, सरकार निंदा झेलती है इसमें। स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव इसको बोला जाता है। लोक महत्व के मुद्दे पर किसी अचानक लोक महत्व मतलब किसी मुद्दे पर जो लोक महत्व का हो उसको ध्यान में लाने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन इसमें आवश्यक होता है। इसमें सरकार त्यागपत्र तो नहीं देती लेकिन इसमें सरकार का अपमान बहुत होता है, ठीक है। तो स्थगन प्रस्ताव का पारित हो जाता है। कुछ प्रमुख संसदीय समितियों के बारे में अगर देखें तो लोक लेखा समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं तो 22, अगर 22 सदस्य होंगे तो ज्यादा सदस्य लोकसभा से होंगे, ठीक है। तो 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, ठीक है। सबसे पुरानी समिति है ये लोक लेखा समिति। इसका कार्य क्या होता है तो देखिए विभिन्न मंत्रालयों के जो खर्चे होते हैं उनको सीएजी के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया जाता है इसमें। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं विपक्ष के नेता या फिर विपक्ष के प्रमुख सदस्य जो होते हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं। सामान्यतः ये चीजें संविधान नहीं लिखी गई है, मान्यता चली आ रही है इसलिए यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 में से 20 और 10 हो जाएंगे, ठीक है। और 1950 में इसका गठन किया गया था। सरकार को वित्तीय नीतियों में सुझाव के लिए प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। विशेषाधिकार जो समिति है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 10 और 5। ये क्या कार्य करती है तो विशेषाधिकार उल्लंघन होने से संबंधित मामलों का परीक्षण करती है। और देखिए तो प्रवर समिति क्या होती है भैया, इसमें कुल सदस्य होते हैं 30-30 जो भी सदन में गठित किया जा सकता है, केवल एक ही में जाता है। संयुक्त प्रवर समिति, इसमें कुल सदस्य 45 हो जाते हैं, जैसे कि 30-30 प्रवर समिति में, संयुक्त प्रवर में आपका 45 हो जाएंगे, 30 से 15। सार्वजनिक उपक्रम की जो समिति होती है इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7। इसका गठन 1964 में हुआ था कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर। जो सार्वजनिक समिति है उसके कार्य में सीएजी की जांच की जाती है और सार्वजनिक कंपनियों के जो सार्वजनिक कंपनियां उनके लेखों की जांच करना इसमें होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट है, ये इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की अनुमति प्राप्तियों और व्यय का विवरण इसमें दिया गया है। बजट शब्द सबसे पहले संविधान में गठित नहीं और इसकी जगह पर क्या है तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। पेश किसके द्वारा किया जाता है तो वित्त मंत्री के द्वारा इसको लाया जाता है। पहली बार आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा 1947 में 26 नवंबर को ये आपका बजट लाया गया था, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण इसमें समेकित निधि के लिए राशि होती है और मतलब ये नहीं होता है, इसमें वेतन और भत्ते होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें राज्यसभा, देखिए बजट शक्ति इसमें इनके पास नहीं होती है, केवल लोकसभा में इनको अधिकार होता है। भारत सरकार निधि के बारे में अगर देखें तो संचित निधि जो कि 266 अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, इसमें जो आपका पब्लिक प्रेशर है उसके बारे में है। संचित निधि हो गया। आकस्मिक निधि क्या है तो देखिए 267 के अंतर्गत राष्ट्रपति अगर देखें तो अप्रत्याशित खर्चों का वहन कर सकता है। सार्वजनिक खाता अनुच्छेद 266, इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो विभिन्न मंत्रालय के बचत खाते, आपदा प्रबंधन निधि, भविष्य निधि, रक्षा कोष, ये सारी चीजें सार्वजनिक खाता के अंतर्गत आ जाता है, ये आपका 266 के अंतर्गत दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो संसद था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं राज्य की कार्यपालिका। चलिए फिर राज्य की कार्यपालिका को देख लेते हैं हम लोग। इसमें सभी लोग बताओ कि ये भाग 6 है, अनुच्छेद 153 से 167 तक है। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। राज्यपाल के बारे में यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है ये राज्य की कार्यपालिका का अनुच्छेद 166 में ये चीजें दी गई है और ये नाम मात्र का होता है और वास्तविक जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, सीएम। राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, इसको राज्यपाल को ये पद मिल जाता है, ठीक है। और प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यपाल की तो अनुच्छेद 157 में दिया गया है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और संसद या फिर राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्यपाल के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए जैसे कि अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल के बारे में है ये। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका की शक्ति, राज्यपाल में नियुक्त होगी। राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अंतर्गत 160 में क्या दिया गया तो कार्य या फिर राज्यपाल का जो कर्तव्य होता है वो चीजें दी गई है। 161 में समाधान दिया गया है, ठीक है। और 162 में क्या दिया गया है तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य की जो है वो राज्यपाल के पास ही अधिकार है। और अनुच्छेद 213 क्या है तो राज्यपाल का अध्यादेश है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नियुक्ति या फिर इस्तीफा और कार्यकाल, शपथ और वेतन, ठीक है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जाती है, 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहते हैं। शपथ इनको तो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। और वेतन भत्ते तो 3.5 लाख रुपए प्रति माह इनको वेतन मिलता है, ठीक है। नियुक्ति के बारे में अगर यहाँ पर देखें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है तो राज्य का जो आपका हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। एक से अधिक राज्य के राज्यपाल वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होगा। अगर एक से अधिक राज्यपाल मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के हैं तो उनका जो वेतन होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में चीजें बताई गई थी। राज्यपाल की नियुक्ति को अगर हम यहाँ पर देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं ये, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता को, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश को, अनुच्छेद 233, ठीक है। राज्य विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं उनको। अगर हम लोग यहाँ पर और देखें तो हाँ प्रमुख जो शक्तियां होती है राज्यपाल की, सत्र का बुलाना हो जाएगा, ठीक है। और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना राज्यपाल का कार्य होता है। अध्यादेश शक्ति जारी करते हैं 213 में हम लोगों ने देखा था। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के बाद राष्ट्रपति को सिफारिश कर देते हैं कि राज्य में आपातकाल लागू करवा लीजिए, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग का गठन भी यही करते हैं राज्यपाल। राज्य की आकस्मिक शक्ति निधि का ये संचालन करते हैं। क्षमादान की शक्ति इनकी अनुच्छेद 162 में दी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो माफी जो क्षमादान की शक्ति है वो 161 में, 162 नहीं 161 में, ठीक है। 161 में है ये 161 में। मृत्युदंड माफी, ये अगर देखा जाए तो मृत्युदंड माफी, कोर्ट मार्शल की सजा, ये अगर देखा जाए तो इसका बस अधिकार नहीं है, बाकी निलंबन, परिहार और लागू करने का अधिकार है इनके पास, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख ही होते हैं, बहुमत दल का नेता जो होते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए तो भारत का नागरिक होनी चाहिए, इनको 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए और विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 164 में दिया गया है। कार्यकाल कितना है तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कार्य पद पर बने रहते हैं, सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होते हैं। वेतन भत्ते तो राज्य के विधानमंडल के द्वारा इनको निर्धारित वेतन भत्ता मिल जाता है। मुख्यमंत्री की शक्ति अगर हम यहाँ पर देखें तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा यही करते हैं, ठीक है। राज्यपाल को सत्रावसान करने की सलाह भी यही देते हैं, ठीक है। और मंत्रियों की नियुक्ति बर्खास्तगी की सलाह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर प्रमुख जो प्रबंधक होते हैं वो यही मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद के बारे में देखें तो राज्यपाल की सहायता व परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। राज्य विधानमंडल का सदस्य
यदि नहीं है तो इनको 6 महीने के अंतर्गत इनका सदस्य बनना पड़ता है। राज्य के विधानमंडल का नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा सभी मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, विधानसभा के प्रति ये लोग उत्तरदायी होते हैं। अगर इनकी टोटल संख्या देखी जाए तो सभी जगह पर यही होती है आपकी 15% विधानसभा सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए, 12 मंत्री से कम भी मंत्री नहीं होने चाहिए। 91 संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई थी। दिल्ली में सिर्फ 10% मंत्री परिषद को बनाने का यहाँ पर है और अधिकतम यहाँ पर अगर देखें 70 सीट है तो एकदम 7 यहाँ पर हो सकते हैं। 16वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये चीजें जोड़ी गई थी। ठीक है, मंत्रियों को समिति में बोलने व भाग लेने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं होता। जो मंत्री होते हैं वो समिति में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, और आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो राज्य का महाधिवक्ता ये अनुच्छेद 165 के अंतर्गत दिया गया है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी यही होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता ये रखते हैं तो उनको नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है? तो कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना। राज्यपाल के प्रसाद अपने पद पर बने रहते हैं, सदन की कार्रवाई में भाग लेते हैं, लेकिन मत नहीं डालते हैं। ठीक है, इसको आप जानते होंगे। आगे देखते हैं राज्य का विधानमंडल। देखिए राज्य का विधानमंडल अगर हम यहाँ पर देखें तो संवैधानिक प्रावधान जो है ये आपका भाग 6 अनुच्छेद 169 से 212 तक दिया गया है। इसमें राज्यपाल और राज्य का विधानमंडल आ जाता है। राज्य का जो विधानमंडल है उसमें एक सदनीय केवल विधानसभा जो 28 राज्य और 3 के संघ शासित प्रदेश में है। ठीक है, द्विसदनीय अगर हम यहाँ पर देखें तो द्विसदनीय विधानसभा होती है। इसको जो विधानसभा होती है उसको निम्न सदन बोला जाता है। विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुल ऐसे भारत में 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 6 नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद 169 राज्य विधानमंडल का गठन, मुख्यमंत्री नहीं, राज्य का विधानमंडल के बारे में। तो राज्य विधानमंडल का जो गठन है अनुच्छेद 169 के अंदर दिया गया। 169 में आपका विधान परिषद का गठन दिया गया। 170 में आपको विधानसभा की संरचना दी गई है। 172 में इसकी कार्यकाल मतलब की अवधि कितनी होगी दिया गया। 173 में योग्यता है। 178 में आपको विधानसभा अध्यक्ष के बारे में दिया गया है और 179 में आपका पद रिक्तियां या फिर त्याग दिया गया है। 182 में सभापति या उपसभापति के बारे में, 191 जो है इनकी निर्धारता के बारे में बताया गया। 194 का विशेषाधिकार, 199 धन विधेयक से संबंधित है राज्य वाला, और 202 क्या है तो वार्षिक वित्तीय विवरण से, ठीक है, बजट से संबंधित है। इसको ध्यान रखिए आप लोग। आइए हम देखते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा में सदस्य कितने होते हैं तो देखिए जाए तो राज्य की जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर कम से कम 60 सदस्य विधानसभा में होने चाहिए, अधिकतम 500। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में 403 है, सिक्किम में कम से कम 32 है, गोवा में 40, मिजोरम में 40। ठीक है, अपवाद के अंतर्गत सिक्किम आता है क्योंकि मिनिमम 60 होनी चाहिए। इसमें सिक्किम, गोवा, मिजोरम आते हैं अपवाद में। पहला ई विधानसभा क्षेत्र कहाँ का है तो पालमपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? विधानसभा में निर्वाचन प्रक्रिया का देखो तो वयस्क मताधिकार पर 18 वर्ष या उससे अधिक के जो हो जाते हैं वो लोग वोट डाल सकते हैं। योग्यता क्या है तो भारत नागरिक होना चाहिए। कम से कम जो विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता तो भारत नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए और विधान परिषद में अगर नियुक्त हो रहे हैं तो वही उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, संबंधित विधानसभा का निर्वाचक होना चाहिए। कार्यकाल कितना होता है तो सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। विधानसभा विघटन और आपातकाल के बाद ये देखा जाए तो हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो विधानसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के बारे में चुनाव सदस्यों में से ही होता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष तक होता है, मतलब कि जब तक विधानसभा कार्य करे तब तक ये कार्यकाल पर मतलब पद पर बने रहते हैं। इस्तीफा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। हटाया जाएगा कैसे इनको तो विधानसभा में बहुमत से 14 दिन पूर्व सूचना देकर इनको हटाया जा सकता है। अध्यक्ष को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के द्वारा हटाया जाता है। उपाध्यक्ष मतलब अध्यक्ष के रूप में बन जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो विधानसभा की शक्तियां हैं। देखिए विधायी शक्ति क्या है विधानसभा की तो राज्य व समवर्ती सूची के विषय पर ये कानून बनाते हैं। राज्य सूची व समवर्ती सूची ध्यान रखिएगा। वित्तीय शक्ति क्या है तो बजट केवल विधानसभा में ही पेश किया जाएगा, बिना स्वीकृति के राज्य सरकार न तो कर लगा सकती है और न ही इसको खर्च कर सकती है। ठीक है, कार्यकारी जो शक्ति है मंत्री परिषद पर नियंत्रण करता है। निर्वाचन संबंधी यहाँ पर अगर हम देखें तो राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य। ठीक है, निर्वाचन संबंधी इनके पास शक्ति है। और आगे बढ़िए यहाँ पर देखा विधान परिषद के बारे में, तो इसको उच्च सदन बोला जाता है, सभी को पता होगा। स्थायी निकाय है, इसका गठन नहीं होता है। निर्माण व समाप्ति इसकी निर्माण व समाप्ति की शक्ति इसके पास है तो संसद के पास है। विधान परिषद इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें 1/3 सदस्य अधिकतम विधानसभा से चुने मतलब देखा जाए तो विधानसभा का 1/3 सदस्य इसमें होते हैं, ज्यादा नहीं होंगे 1/3 सदस्य। ठीक है, न्यूनतम कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। अगर कहीं विधान परिषद है तो उसमें कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। मैक्सिमम विधानसभा की 1/3 है। ठीक है, वास्तविक संख्या कितनी होनी चाहिए तो संसद के द्वारा ये निर्धारित होती है। इनका गठन कैसे किया जाता है विधान परिषद तो विधानसभा के विशेष बहुमत से संसद के द्वारा इसको पारित किया जाता है, साधारण बहुमत से। ठीक है, विशेष बहुमत से संसद के द्वारा माफ कीजिए, यहाँ पर जो अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो विधानसभा में अगर देखा जाए तो विशेष बहुमत से और संसद में इसी को साधारण बहुमत से पास किया जाएगा तो विधान परिषद का गठन हो सकता है। ठीक है, कार्यकाल कितना है तो 6 वर्ष, जैसे कि यहाँ पर राज्यसभा का होता था। प्रत्येक 2 वर्ष में एक सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्यों का निर्वाचन अगर हम यहाँ पर देखें कैसे होता है विधान परिषद में तो 1/3 सदस्य को चयनित किया जाता है विधायकों के द्वारा, 1/3 स्थानीय निकाय सदस्यों के द्वारा, 1/12 सदस्य माध्यमिक व उच्च विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा इसको चुना जाता है, 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है उसमें कुछ क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर दिया जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के मतलब यही जो 5 आधार है इसी के आधार पर चुना जाता है। एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का अधिकार था 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया। सभापति या उपसभापति के बारे में देखें तो चुनाव सदस्यों में से हुई होता है। बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं तो सभापति करेंगे, अगर नहीं होगा एब्सेंट होंगे तो उपसभापति करेंगे। ठीक है, वेतन और भत्ते तो विधानमंडल के द्वारा निर्धारित अनुच्छेद 195 के तहत इनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्य विधानमंडल के जो सत्र होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो सत्र बुलाना या फिर सत्राहूत करना, एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होगी। स्थगन शक्ति आपका देखा तो पीठासीन अधिकारी होगा। 17वां राज्यपाल के द्वारा विघटन क्या है तो कार्यकाल पूर्ण होने के बाद यहाँ पर केवल अगर देखा जाए तो विधानसभा में ये विघटन होता है, विधान परिषद में नहीं होता है, बहुमत सिद्ध करवाने के कारण। ठीक है, ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं विशेषाधिकार के बारे में। अनुच्छेद 194 देखा जाए तो सामूहिक और व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार होते हैं उसमें सामूहिक विशेषाधिकार अगर हम देखें तो गुप्त बैठक, साधारण वारंट के द्वारा गिरफ्तारी, अवमानना के लिए दंड या फिर सदस्यों और गैर सदस्यों के लिए है अवमानना, कार्यवाही प्रकाशित व प्रतिबंधित करने का अधिकार इसमें होता है। अगर ये सामूहिक अधिकार है, अब हम लोग देख लेते हैं व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, जो आपका विधान परिषद के मतलब विधानसभा में होते हैं उनके बारे में। तो सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट है इनको। ठीक है, सदन की कार्यवाही न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सदन में कोई भी कार्यवाही हो तो न्यायालय में नहीं चुनौती दी जा सकती, इसको आप ध्यान रखेंगे। गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता इनको दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इनको मिल गई। ठीक है, सामान्यतः विधेयक के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो विधानसभा और विधान परिषद अंतिम रूप से विधानसभा के द्वारा इसको पास किया जाता है। विधान परिषदें जो होती हैं पहली बार 3 महीने तक रोक सकती हैं, दूसरी बार अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 महीने के बाद 1 महीने और रोक सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब धन विधेयक के बारे में यहाँ पर जो चीजें बताई देखा जाए तो विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जैसे कि वहाँ पर राज्यसभा थी। आगे देखते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। भाग 5 है ये, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इनका गठन किया गया था। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है उसके माध्यम से। ठीक है, अनुच्छेद कितना है तो 124 से 147 तक अनुच्छेद इसमें दिया गया। कुल न्यायाधीश कितने हैं तो कुल 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य प्लस 33 अन्य। संसद कानून बनाकर या फिर मतलब संसद कानून बनाकर कम या ज्यादा इन सीटों को कर सकती है। नियुक्ति के बारे में अगर देखें तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अन्य न्यायाधीश इसमें होते हैं। वरिष्ठतम न्यायाधीश के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो ये आपका जो कोलेजियम पद्धति है उसके माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर आप लोग देखेंगे तो पता लगेगा वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा कोलेजियम पद्धति के द्वारा इनको चुना जाता है। राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं तो नियुक्त करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है कोलेजियम उसके बारे में इसके बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से एसपी गुप्ता बाद में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड
एसोसिएशन एंड अनदर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का ये वाद है, वैसे बात नहीं पूछेगा, 2015 में इसको हटा दिया गया था, मतलब जो कॉलेजियम पद्धति इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय में जो हीरालाल जी कानिया वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश मतलब प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीवी। इंदु मल्होत्रा के बारे में देखें तो अधिवक्ता से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इंदु मल्होत्रा इनका नाम है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें अनुच्छेद, देखिए 124 में स्थापना दी गई है, 125 में वेतन भत्ते दिए गए हैं, मतलब वेतन है। 129 में आपका अभिलेख न्यायालय इसको बोला जाएगा। 130 में स्थान या सीटें जो है दिल्ली या फिर कहीं और मतलब की बैठकें हो सकती हैं। 131 में आपका मूल क्षेत्राधिकार है। 132, 133, 134 इसमें अगर हम देखें तो अपीली अधिकार होता है। 133 में सिविल वाला, 134 में आपराधिक वाला। 137 में पुनर्वावलोकन के बारे में इसकी समीक्षा दोबारा से की जा सकती है। 138 में क्षेत्राधिकार या विस्तार है। 139 में अगर देखें तो रिट शक्तियां प्रदान करना। 141 में सुप्रीम कोर्ट निर्णय सभी कोर्ट में मान्य होंगे। 141 में ये चीजें बोली गई हैं। 143 में अगर देखें तो राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति इसमें बताई गई है। और आगे देख लेते हैं इनके बारे में, इनकी योग्यता देखा जाए तो भारत के नागरिक होना चाहिए। 5 वर्ष तक जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहने चाहिए इसमें, ठीक है। 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना चाहिए, तभी इनको नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति की राय या फिर विधिवक्ता हो तभी, ठीक है। शपथ कौन दिलाते हैं तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल अगर देखें तो 65 वर्ष मैक्सिमम होते हैं। इनको हटाया कैसे जाएगा तो मुख्य न्यायाधीश को एब्सेंट मतलब देखा जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हटाने के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत कदाचार असमर्थता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। और दोनों सदनों के द्वारा पारित विशेष बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से कम से कम इनको पारित करना होगा, तब जाके ये हटेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं लोकसभा में अगर देखा जाए तो 100 और 50 राज्यसभा में इतने लोग अगर देखा जाए तो इनकी सहमति से पहले तो बिल पेश हो सकता है, ठीक है। 3 सदस्यीय समिति बनेगी और फिर उसके बाद जांच वगैरह करने के बाद इनको हटाया जाएगा। देखिए तो वेतन और भत्ते जो है निर्धारण कौन करता है तो संसद वेतन और भत्ते का निर्धारण करते हैं। मुख्य जो है आपका न्यायाधीश होते हैं उनको 2.8 लाख रुपए महीना और अन्य को 2.5 लाख रुपए महीना, ठीक है। भारत की संचित नीति से इनको दिया जाता है। शक्तियां और क्षेत्राधिकार के बारे में देखें तो अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 में दिया गया है। संसद कानून व्यवस्था से जुड़े मामले में परामर्शदात्री क्या है तो 143 राष्ट्रपति के द्वारा सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर सलाह मांगने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। मांगने के लिए भी नहीं और मानने के लिए भी नहीं, ठीक है। अंतरण अधिकार क्या है तो उच्च न्यायालय के मामलों को अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। अंतरण का ये अधिकार हो जाता है उनके पास। मूल अधिकार के बारे में देखें तो भारत सरकार वर्सेस राज्य या फिर मतलब एक या एक से अधिक राज्य होंगे तो ये आपका मूल क्षेत्राधिकार है। 2 या 2 से अधिक जो राज्य उनके बीच में भी ये आपका सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। कोई राज्य में विवाद हुआ तो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, राज्य केंद्र में हुआ तभी, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन अगर हम लोग इसको देखें तो सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन कर सकता है। कहने का मतलब ये कि न्यायिक पुनरावलोकन है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसको अपने ही मामले को दोबारा से सुनने बदलने के मामले में भी अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं हाईकोर्ट के बारे में। हाईकोर्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो भाग 6 में दिया गया 214 से 31 तक। वर्तमान में कुल 25 हाईकोर्ट है भारत में। 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिसमें एक या एक से अधिक इसमें राज्य या फिर यूटी को जोड़ा गया है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का एक अपना हाईकोर्ट है और जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है। इन्हीं 2 यूटी का अपना उच्च न्यायालय और किसी भी यूटी में नहीं, ठीक है। इनके बारे में अगर हम देखें तो जो मुख्य अनुच्छेद है इसमें 214 इसकी स्थापना करता है, ठीक है। 215 अभिलेख न्यायालय से संबंधित हाईकोर्ट है। 216 अगर देखें तो इनकी संरचना गठन के बारे में, 217 नियुक्ति, 219 आपका शपथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शपथ ध्यान रखें। 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण, 225 आपका क्षेत्राधिकार, 226 में जारी करने की शक्ति, 227 में आपका अधीनस्थ न्यायालय का अधिग्रहण है और 228 में शक्तियों का अंतरण है। 231 ये जरूरी है, इसको ध्यान रखें। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन की वजह से ये चीजें जोड़ी गई थी, ठीक है। योग्यता करते हैं तो भारत का नागरिक है। 10 वर्ष अधिवक्ता इसमें रहेगा हाईकोर्ट में, ठीक है, तभी इनको नियुक्त किया जा सकता है। 10 वर्ष या इससे अधिक सिविल सेवा 3 वर्ष जिला अदालत में रहा हो तभी इनको योग्य माना जाएगा हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श से इनको नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल कितना होता है तो 62 वर्ष। त्यागपत्र किसको देते हैं तो राष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलाता है तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। इनको हटाया कैसे जाएगा तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। राज्य जो आपका हाईकोर्ट के जज होते हैं उनको इसकी सिफारिश संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाएगा, ठीक है। वेतन भत्ते तो मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन है तो कार्यवाहक न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आगे देखते हैं हम क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में। मूल और आरंभिक क्षेत्राधिकार इसका क्या है हाईकोर्ट का। अगर इसको अगर हम देखें तो मूल क्षेत्राधिकार लागू करना, संविधान की व्याख्या संबंधी मामले का स्थानांतरण या फिर अधीनस्थता से, ये आपका इसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। एक चीज और, संसद राज्य विधानमंडल सदस्यों को चुनावी विवाद जो होता है ये आपका सीधे हाईकोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। रिट के बारे में अगर हम देखें तो रिट अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट से ये थोड़ा सा ज्यादा रिट में इसके पास पावर, हाईकोर्ट के पास उच्चतम न्यायालय से थोड़ा सा ज्यादा। चंद्र कुमार मामले में ये चीज बताई गई थी। और अपीलीय के बारे में अगर हम देखें तो दीवानी या फिर फौजदारी दोनों मामले में यहाँ पर अपील की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय की देखा जाए तो अधीनस्थ न्यायालय की मौत की सजा अगर यहाँ पर देखा तो पुष्टि हो गई तो हाईकोर्ट अपील हो या ना हो तो ये अधीनस्थ न्यायालय की मौत की जो सजा है उसकी अपील की जा सकती है, ठीक है। अपीलीय न्यायालय है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया अभिलेख न्यायालय के रूप में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अभिलेख न्यायालय के रूप में इसको इसके मामले को भी रखा गया है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी इसके पास है। हाईकोर्ट के पास अभिलेख न्यायालय की शक्ति भी है और न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति इसके पास है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता संघ शासित क्षेत्रों के बारे में, जो यूटी के बारे में देखिए, अंडमान निकोबार जो आपका क्षेत्र है यूटी वाला, ये किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आएगा तो कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत आएगा। दादर नगर हवेली और दमन दीव इस हाईकोर्ट के अंतर्गत आएंगे तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट के अंतर्गत। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है और पुडुचेरी अगर देखा जाए तो मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आएगा जो कि तमिलनाडु में। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में देखें तो अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट की सलाह पर किया जाता है, ठीक है। और अधीनस्थ न्यायालय में जो लोगों को नियुक्त किया जाता है, मान लीजिए जिला जज को नियुक्त किया जाता है तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए तो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, सरकारी सेवा में नहीं, केंद्र और राज्य के, ठीक है। और उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त की सिफारिश की जाएगी। तो ये हो जाएगा इनकी योग्यता जो आपका जिला जज है। हाँ, भाग 6 में दिया गया अनुच्छेद 233 से 237 के मध्य हाईकोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत इनको 2 भागों में बांटा गया, एक सिविल एक आपराधिक मामला, ठीक है। तो सिविल में अगर हम देखें तो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश उनके नीचे आएंगे प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश और मुंसिफ कनिष्ठ सिविल जज सबसे लास्ट में आएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो आपराधिक है उसमें अगर देखें तो मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश या फिर दंडाधिकारी होते हैं, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश होते हैं और सबसे लास्ट में यहाँ पर अगर देखें तो द्वितीय श्रेणी के जो दंडाधिकारी होते हैं वो आएंगे, ठीक है। तो ये आपका आपराधिक और सिविल को ध्यान रखिएगा हाईकोर्ट के बारे में, जिला सत्र न्यायालय के बारे में ये है, ठीक है। राजस्व संबंधी जो न्यायालय इसको देखें तो राजस्व बोर्ड, इसमें कौन कौन लोग होंगे तो आयुक्त न्यायालय, कलेक्टर न्यायालय, तहसीलदार और नायब, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे तो राजस्व बोर्ड के अंतर्गत ये लोग आ जाएंगे।
लोक अदालत में भी देखा जाए तो लोक अदालत को ही जनता की अदालत बोला जाता है। लोक मतलब लोग मतलब जनता, ठीक है, जनता की अदालत बोला जाएगा। प्रथम यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो प्रथम जो है 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में लोक अदालत का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष सबसे पहले पी.एन. भगवती जी को बनाया गया था। और सबसे पहला देखा जाए तो हरित न्याय व कम खर्चे की अवधारणा, त्वरित न्याय है ये, त्वरित न्याय व कम खर्चे की अवधारणा के आधार पर लोक अदालत का गठन किया गया था 1985 में 6 अक्टूबर को दिल्ली में, ठीक है। पी.एन. भगवती जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ग्राम न्यायालय के बारे में देखते हैं, छोटे विवादों को ग्राम में ही समाधान करना, इनका गठन कौन करता है भैया, तो राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से इनका गठन किया जाता है, ठीक है। लोक अदालत का, लोक अदालत बनने का उद्देश्य क्या है, तो न्याय का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है। न्याय छोटे लेवल से बड़े लेवल तक होनी चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, तो इसी के लिए इसको गठन किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में देखें तो आपराधिक मामलों के तीव्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। मोबाइल अदालत क्या है, तो जनता स्वयं जनता तक पहुंच करके न्याय दिलवाना मोबाइल अदालत से संबंधित है। और पहियों द्वारा न्याय, इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर। देखा जाए तो सबसे पहले जो मोबाइल अदालत है हरियाणा में ये आई थी 2007 में। इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि किसके द्वारा श्रेय इसको किसके दिया जाएगा, जो मोबाइल अदालत है तो कलाम जी को दिया जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। विशेष उद्देश्य न्यायालय, तो उपभोक्ता अदालत का गठन किया जाता है, हरित न्यायाधिकरण बनाया जाएगा, बाल व किशोर न्यायालय बनाया जाएगा, सैन्य न्यायालय या फिर कोर्ट मार्शल, ठीक है। हम लोग देखते हैं उपभोक्ता जो अदालत है उसमें उपभोक्ता मामले के समाधान के लिए बनाया जाएगा। जो न्यायाधिकरण है अनुच्छेद इसकी न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी पर्यावरण बचाव व संरक्षण के लिए। और बाल व किशोरी न्यायालय 3 सदस्यीय बोर्ड होते हैं इसमें, पहला आपका मनोवैज्ञानिक, दूसरा आपका सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। सेना न्यायालय या फिर कोर्ट मार्शल जो होते हैं उनको अगर हम देखें तो इन लोगों के लिए अलग कानून होता है, ये आपका सेना मामलों के लिए गठन किया जाता है, कोर्ट मार्शल, ठीक है। और आगे बढ़िए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पर चीजें दी गई हैं, कौन-कौन से सर्वोच्च न्यायालय के कब गठन के बारे में है ये। सबसे पहले मद्रास 1862 वाला, कलकत्ता 1862 और मुंबई में 1862, ये 3 ध्यान रखेंगे। बाकी अन्य जो सभी हैं उनको आप लोग यहाँ से इस चार्ट के माध्यम से अगर आप लोग देखना चाहें तो प्लीज देख लीजिएगा, केवल रखने वाला है यहाँ से। और आगे बढ़ते हैं, केंद्र और राज्य संबंध के बारे में देख लेते हैं। देखा जाए तो भाग ये आपका 11 में केंद्र और राज्य संबंध के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 200 भाग, हाँ ठीक है, हाँ अनुच्छेद आपका 245 से 293 केंद्र और राज्य संबंध के बारे में। वित्तीय संबंध अगर हम देखें तो 245 से 55 तक है, वित्तीय संबंध मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे। प्रशासनिक संबंध 256 से 263 है, और वित्तीय संबंध जो है पहला वाला आपका विधायी संबंध था, वित्तीय निकल गया, विधायी संबंध है 245 से 55 तक, प्रशासनिक वाला 256 से 63 तक, और वित्तीय वाला 264 से 293 तक, ठीक है। विधायी शक्ति के बारे में अगर हम देखें तो प्रादेशिक अधिकार है, ठीक है, संसद का ये प्रादेशिक अधिकार है संपूर्ण राज्य किसी क्षेत्र में अनुच्छेद 245 के तहत, और प्रादेशिक अधिकार में आपका संसद पर राज्य आ जाएगा, ठीक है। विधायी शक्ति विभाजन में आपकी जो विषय वस्तु है उसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 से 3 सूची प्रणाली इसमें लाई गई है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 7वीं सूची को अगर हम यहाँ पर देखें तो संघ, राज्य व समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय वो आ जाएंगे। संघ सूची में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में यहाँ पर देखें तो 52 सब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत ये चीजें बताई गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विषय में राज्यपाल में 2/3 बहुमत से राज्यों के बीच असहमति होने पर अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने के लिए 253 ये अनुच्छेद इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन के समय अनुच्छेद 356, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, प्रशासनिक संबंध के बारे में 356 हो गया। प्रशासनिक संबंध के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है अनुच्छेद 256 के तहत और 257 के तहत। 256 में केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून राज्य में अनुपालन किए जाएंगे, 256 के अंतर्गत चीजें बताई गई हैं। और 257 में क्या है, तो कुछ दशाओं में राज्यों का संघ पर नियंत्रण जो है ये आपका अनुच्छेद 257 के अंतर्गत चीजें बताई गई हैं। और आगे बढ़िए, यहाँ पर देख लेते हैं एक दूसरे को अपना कार्य सौंपना, कठोरता में कमी व गतिरोध से बचने के लिए एक दूसरे को ऊपर ये कार्य सौंप देते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं देखा जाए तो संयुक्त नियंत्रण, यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाएं संयुक्त नियंत्रण के बारे में देखें तो पूर्ण नियंत्रण केंद्र का इन पे होता है, ठीक है। जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण किसका होता है, तो केंद्र का होता है, ठीक है। यहाँ पर चीजें बताई गई, नियुक्ति शक्ति और अनुशासिक कार्यवाही, पदोन्नति व प्रशिक्षण, ये सभी देखा जाए तो अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। तत्कालीन नियंत्रण राज्य का होता है, और निलंबन करने की शक्ति किसके पास होती है, तो निलंबन करने की शक्ति वो भी राज्य के पास ही है, ठीक है। और अगर वित्तीय संबंध के बारे में देखिए यहाँ पर तो संघ के द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों के द्वारा वसूला गया जो कर होता है वो आपका वित्तीय संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 268 के अंतर्गत चीजें बताई गई हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज व वचन पत्र का स्टंप वसूल किसको बोला जाता है, संघ शासित क्षेत्रों में केंद्र के द्वारा। और भारत की संचित निधि में जमा नहीं, संघ व राज्यों में कर विभाजन, अनुच्छेद 269 के तहत चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ आ गई। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। देखा जाए तो वित्त आयोग 280 के अंतर्गत दिया गया एक अर्धन्यायिक निकाय है, गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, किसी नियोगी सबसे पहले इसके अध्यक्ष बने थे वित्त आयोग के। वर्तमान में अरविंद पनगड़िया जी है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। संरचना, एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। कार्यकाल कितना, तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित कार्यकाल होता है, पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो संसद के द्वारा निर्धारित होती है योग्यता। अन्य जो सदस्य होते हैं इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए, वित्त व लेखा मामलों का ज्ञानी भी होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं व्यक्तियों को इसमें योग्य माना जाएगा। कार्य के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो संघ व राज्यों के बीच ये कर का बंटवारा करते हैं, ठीक है। वित्त आयोग संचित निधि से राज्यों के अनुदान के विषय में, संचित निधि से कितना राज्यों को अनुदान दिया जाए ये चीज बताते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए मामले में सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इसको सलाह दी जा सकती है। पंचायत व नगर पालिका के संसाधन पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग केंद्र राज्य संबंध पर जो गठित आयोग है उसको देखिए। शीतलवाड़ समिति प्रशासनिक सुधार आयोग बनाई गई थी 1966 में, राजमन्नार आपका 1969 में, सरकारिया जी 1983 में, और पुंची ये आपका 2007 में पुंची आयोग है। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 263 के अंतर्गत दी गई है, अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका प्रमुख जो कार्य अंतर्राज्यीय परिषद का केंद्र तथा राज्यों के मध्य मतलब आपसी विवादों का समाधान करने के लिए गठन किया जाता है, और राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करने के लिए गठन किया जाता है। नीतियों व क्रियान्वयन में सामान्य व स्थापित करने के लिए इसको मतलब बनाया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद। तो ये 3 जो मुख्य कार्य हैं अंतर्राज्यीय परिषद के, जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं हम लोग गठन का जो सुझाव है सरकारी आयोग के द्वारा 1983 में दिया गया था, मतलब 1983 में कमेटी में 87 में रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने बताया था कि इनका गठन किया जाए, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो सरकारी आयोग का जो गठन है 1990 में वीपी सिंह जनता दल के द्वारा यहाँ पर गठन किया गया था। और 1990 में 19 मई 2022 पुनर्गठन सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पुनर्गठन किया गया था इसको, ठीक है। अगर इसमें हम लोग सदस्य देखें कौन कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद में। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा
वाले यूटी वाले जो सीएम होते हैं वो लोग हो जाएंगे, प्रशासनिक यूटी के हो जाएंगे, जो यूटी के प्रशासक होते हैं, केंद्र के द्वारा नियुक्त होते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। और प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देशित 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, गृह मंत्री सहित। बैठक वर्ष में एक बार कम से कम कम से कम 3 बार इसकी बैठक हो सकती है। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में अगर देखा जाए तो इसके गठन में संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत इसका गठन होता है। क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य क्या है, तो राज्यों के मध्य संघवाद को स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और आपसी विवाद को सुलझाना, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्षेत्रवाद, भाषाईवाद व विशेषाधिकार, विशेषावतार से बचना इसका प्रमुख अधिकार होता है। विकास योजनाओं को सफल बनाने में एक दूसरे का सहयोग करना, राजनीतिक सभ्य सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है क्षेत्रीय परिषद का, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं कुछ साफ नहीं इमेज आए, इसलिए ये चीजें साफ नहीं दिख रही, ठीक है। बाकी विचारों व अनुभवों का आपसी जो अनुदान होता है, मतलब आदान प्रदान होता है, वो करना क्षेत्रीय परिषद का प्रमुख कार्य हो जाएगा। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं क्षेत्रीय परिषद में, तो केंद्र सरकार का गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, क्षेत्र के सभी मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक राज्यों के 2 अन्य मंत्री इसमें होते हैं, प्रशासक इसमें जो आपका संघ शासित प्रदेश होते हैं उसके भी प्रशासक होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के। और आगे बढ़िए यहाँ पर देख लीजिए अन्य क्षेत्रीय परिषदों के सलाहकार जैसे कौन कौन होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, इसमें नीति आयोग के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, इसमें राज्यों के विकास आयुक्त होते हैं। कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली अंतर्गत इसके मुख्यालय के अंतर्गत आता है। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ ये सभी चीजें आती हैं, मतलब ये सभी राज्य आते हैं। जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसमें प्रयागराज में इसका मुख्यालय है और इसमें उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये 4 राज्य आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद इसमें कोलकाता, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद इसमें मुंबई आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव आ जाएगा। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और पुडुचेरी आ जाएंगे, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के लिए जो आपका क्षेत्रीय परिषद है उसका गठन कब होता है, 1972 में गठन होता है, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के माध्यम से। इसकी शुरुआत 7 अगस्त से, इसकी जो शुरुआत है 1972 से, इसकी शुरुआत 7 सदस्यों इसमें थे। वर्तमान में अगर देखें तो कुल 8 सदस्य हैं अभी, ठीक है। 7 सदस्य जो पहले थे असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अभी 8 है, तो इसमें 2002 में सिक्किम को भी जोड़ दिया गया था, तो पूर्वोत्तर जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें 8 सदस्य हो गए। अगर देखें तो सदस्य 1 अध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य और 8 जो आपके सीएम है वो और उनकी गवर्नर, ठीक है। तो इसमें कुल टोटल देखा जाए तो 3, 8, 11, 12 सदस्य हो जाएंगे। कार्य क्या होता है, तो अन्य क्षेत्रीय परिषदों के समान इसका भी कार्य होता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के बारे में देखा जाए तो 1956 में इसका गठन होता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद ये एक्ट बनाया गया था, इसमें संशोधन किया गया था 2017 में, ठीक है। बना तो वैसे एक्ट 1956 में, 2017 में इसका संशोधन किया गया। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत ये चीजें आएंगी। संरचना क्या होता है, तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, मैक्सिमम 6 सदस्य इसमें हो सकते हैं। एक जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, एक उपाध्यक्ष और मैक्सिमम जो 6 सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है जल विवाद निर्णय आधारित, मतलब इतने दिन में हो जाए उतने समय के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। अब तक के द्वारा गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में अगर देखें तो कृष्णा नदी जल विवाद 1969 में है, ठीक है, 1969 में है ये। गोदावरी ये भी आपका 1969 में ही है। नर्मदा आपका 1969 में ही है। और रावी व्यास विवाद ये आपका 1986 हो जाएगा। कावेरी जल विवाद ये आपका 1990 है कि 96 है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है। और महानदी जल विवाद जो है ये 2018 है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ये किन राज्यों में, जिन राज्यों में नदी बहती है उन राज्यों में है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग आ जाते हैं आपात उपबंध के बारे में। तो आपातकाल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो भाग 18 सभी लोगों को पता होगा, अनुच्छेद 262 से 252 से 200 सॉरी ये 352 से 360 तक है। स्रोत क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी से ये आपका आपातकाल लिया गया है। घोषणा क्या होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा पूरे देश या फिर किसी एक हिस्से में आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल के प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। राज्य आपातकाल ये आपका अनुच्छेद 356 में, मतलब 356 के द्वारा लगता है। 365 राष्ट्रपति शासन, ठीक है, 356 और 365 के द्वारा ये लगता है, ठीक है। 365 राज्य में है ये, तो ये आपका राज्य आपातकाल हो जाएगा। द्वितीय आपातकाल 360 के अंतर्गत है ये। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो देखिए युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण, इनके आधार पर 44वां संविधान संशोधन के बाद ये चीजें आंतरिक अशांति आ गई थी, जैसे युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और आपका बाह्य आक्रमण। इसमें जो सशस्त्र विद्रोह आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हटा करके आंतरिक अशांति शब्द डाल दिया गया था। उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ये लगता है। 1 महीने के अंदर इसको पास करना होता है दोनों सदनों से विशेष बहुमत के माध्यम से, ठीक है। और जब अनुच्छेद 352 लागू होता है यानी कि आपातकाल लगता है, तो अनुच्छेद जो आपका मूल अधिकार अनुच्छेद 19 है ये निलंबित नहीं होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपका 358 में है, 358 में है, ठीक है। यदि लोकसभा भंग हो गई तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर इसको पास करवाना होता है। मैक्सिमम 6 महीने के बाद संसद से अनुमोदन मिलना चाहिए। अगर देखा तो कुल अवधि क्या है इसकी, अनिश्चित है, कब तक रहेगा ये, अनिश्चित काल तक रह सकता है। 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये चीजें बताई गई थी 6 महीने वाली। हटाने के बारे में अगर हम देखें तो लोकसभा के साधारण बहुमत से ये हटाया जा सकता है। अब तक कुल 3 बार जो राष्ट्रपति शासन है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल है उसको लगाया गया। 1962 में लगाया गया था, चीन से जब युद्ध हो रहा था, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति की बात है, ठीक है। उस समय जब लगाया गया था 1975 वाला, तो उस समय राष्ट्रपति कौन है, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रमुख वाद अगर हम देखें तो मिनर्वा मिल्स वाद में आपातकाल न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है कि नहीं आता, इसी पर विवाद हुआ था। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्य में शांति स्थापित करना केंद्र सरकार का दायित्व होता है, ठीक है। और मिनर्वा मिल्स जब वाद आया था उसमें बताया गया था कि जो आपातकाल है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है, न्यायिक समीक्षा के अधीन आएगा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा के अधीन इसको लाया गया। और आगे देखते हैं राज्य आपातकाल के बारे में। देखिए संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के बाद जो अनुच्छेद 356 है उसको लागू किया जा सकता है, यानी कि राज्य में आपातकाल लग जाएगा। केंद्र का निर्देशन न मानना अनुच्छेद 365 के अंतर्गत है, मतलब कि केंद्र का जो आपका निर्देश है उसको राज्य नहीं मान रहा है, तो 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या होती है, तो साधारण बहुमत से इसको लगाया जा सकता है। 2 महीने के भीतर संसद के अनुमोदन से इसको पास करना होता है। 6 महीने में संसद से मंजूरी और अधिकतम मैक्सिमम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ठीक है, 3 साल तक लगाया जा सकता है, उसके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता राज्य में आपातकाल। और प्रथम प्रयोग देखा तो पंजाब में हुआ था 20 जून 1951 में, सर्वाधिक बार 10 बार लगाया जा चुका है। और हाँ, कहाँ तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में जो आपका संवैधानिक ये आपका राज्य आपातकाल है मैक्सिमम 10 बार दोनों जगह लगाया जा चुका है। और आगे देखते हैं शक्ति, इसमें विभाजन समाप्त होता है। उद्घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। इसको हटाता कौन, तो राष्ट्रपति की तरह कभी भी इसको हटाया जा सकता है राज्य आपातकाल को, संसद की मंजूरी इसमें आवश्यक नहीं होती हटाने में। प्रभाव अगर हम यहाँ पर देखें तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है, विधानसभा निलंबित हो जाती है, मौलिक अधिकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मौलिक अधिकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। हाँ, एक प्रमुख वाद है, इसको देखते हैं, ऐसा बनाम
मतलब ऐसा गुमनाई मामला 1994 राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा मतलब न्यायिक समीक्षा से अलग नहीं है। जो राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल लगाते हैं तो उस जो उद्घोषणा करते हैं उस उद्घोषणा को ही यहाँ पर न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत माना गया कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है। के बाबू बनाम भारत संघ के मामले में बताई गई राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। बनाए गए कानून आपातकाल के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे। ठीक है, केंद्र का राज्यों को निर्देश देने की शक्ति। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो आपका वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है, इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। 2 माह के भीतर दोनों सदनों से इसको पास करवाना होगा। एक बार भी भारत में लगा नहीं है। प्रावधान क्या है तो देखिए, संघ व राज्यों के मध्य कर विभाजन को स्थगित करता है। ये मतलब कहने मतलब जो आपका वित्त से संबंधित चीज है, अगर उसमें कोई इधर चीजें होती है आपातकाल लगता है तो उसी के बारे में है। ठीक है, अभी तक कभी भी ये लगा नहीं है। अगर ये लग जाएगा तो संघ राज्य के कर्मचारी जो लोग हैं उनको उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 358 और 359 का मूल अधिकार पर कोई प्रभाव मतलब कि मूल अधिकार पर जो प्रभाव होता है उसके बारे में तो देखा जाए तो अनुच्छेद 358 के तहत अगर केवल अनुच्छेद 19 प्रभावित होता है तो ये आपका 358 के अंतर्गत होगा। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 अगर देखा जाए तो कहीं आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इसको छोड़ करके अन्य सभी जो आपके मूल अधिकार है उनको समाप्त कर दिया जाता है। 20 और 21 को छोड़ दिया जाता है, वो किस अनुच्छेद में है तो ये आपका 359 में चीजें बताई गई। दोनों आपातकाल स्थितियों में ये प्रभावी होगा, पूरे देश या किसी एक भाग में भी ये प्रभावी हो सकता है। और अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जो चीजें बताई गई कि अनुच्छेद 19 देखा जाए तो इसमें कुल 6 अधिकार दिए गए, उसका निलंबन होगा, ये बाद आपातकाल में प्रभावी होगा और पूरे देश में ये लागू होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जो आपका मूल अधिकार 19 खत्म होता है वो अनुच्छेद 358 में लिखा गया। और देखते हैं आपात उपबंधों की आलोचना के बारे में तो मूल अधिकार अर्थहीन है, इससे लोकतांत्रिक आधारशिला नष्ट हो जाएगी। ये टीटी कृष्णाचार्य जी के द्वारा बताया गया था। राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग की जा सकती है चीजें, ये अम्बेडकर जी पहले बता दिए थे। राष्ट्रपति शासन मृत पत्र है, ये भी अम्बेडकर जी ने बताया था। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा माना जाएगा, KM नंबियार जी के द्वारा बताया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्थानीय स्वशासन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सामान्य परिचय स्थानीय स्वशासन में। तो ये राज्य सूची का विषय है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज और नगरपालिका 2 भागों में इसको बांटा गया। निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना इसका प्रमुख अधिकार है। ये हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है तो रिपन है। ठीक है, 1882 में इन्होंने प्रस्ताव के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। इसका प्रारंभ कब हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको लागू करवाया गया था। आंध्र प्रदेश में 1959 में ही लागू ये हुआ था। पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं जैसे कि BR मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी और पंचायती राज व्यवस्था के ये वास्तुकार माने जाते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश इन्होंने की थी, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाने के बारे में इन्होंने बताया था, ग्राम, क्षेत्र और जिला। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना के लिए उन्होंने बताया था। उसी के ठीक 20 वर्ष के बाद 1977 या 78 में यहाँ पर एक समिति गठित होती है, अशोक मेहता समिति। ये बताते हैं कि द्विस्तरीय पंचायत बनाई जाए, मंडल पंचायत में 15,000 से 2,000 तक आबादी के लिए जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो 2 स्तरीय जो आपका पंचायती राज उसके बनाने के बारे में अशोक मेहता जी ने बताया था। अशोक मेहता 2 शब्द का नाम है तो 2 स्तरीय बनाने के बारे में बताया था इन्होंने। बलवंत राय मेहता 3 शब्द का नाम है तो त्रिस्तरीय बनाने के बारे में बताया था। ठीक है, याद करने का तरीका था बस। एलएम सिंघवी जी, ये आपका 1986 में एक समिति बनती है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बारे में उन्होंने बताया था और न्याय पंचायतों का गठन के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। 1952 में पहली बार ये बना था। पीके तुंगन समिति बनती है 1988 में अपनी रिपोर्ट देती है, बताती है कि चुनाव नियमित समय पर कराना आवश्यक है, 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। BN गाडगिल समिति जो आपका BN गाडगिल समिति ना 1988 में बनाई गई थी। पंचायतों को 3 स्तरों पर सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। जो निर्वाचन होता है सदस्य का जो निर्वाचन सीधा होना चाहिए। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा प्रधानमंत्री VP सिंह मतलब नरसिंह राव जी के द्वारा ये चीजें बनाई गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना प्रारंभ की गई थी 1953 में। ये हो गया 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1992 है, उसको लागू किसने किया था, मतलब किसकी सरकार में लागू हुआ था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नरसिंह VP और नरसिंह राव जी की सरकार में ये चीजें लागू हुई थी, प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ये आपका भाग किसमें तो भाग 9 में है। शीर्षक क्या है, पंचायत नाम से इसको इसमें रखा गया है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक की चीजें बताई गई हैं। अनुसूची इसमें 11 अनुसूची जोड़ी गई थी और विषय कितने हैं तो टोटल 29 विषय हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा पंचायत में। ठीक है, और 24 अप्रैल से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और ये कब से मनाया जाता है 2010 से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान है, किसी गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी नागरिकों को ग्राम समूह का सदस्य माना जाता है। मतदाता सूची में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या एक से अधिक गांव से शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और कर्तव्यों का ये पालन करते हैं। पंचायतों का गठन अगर इसको देखें तो प्रावधान किसमें, पंचायतों का गठन का प्रावधान 243 बी में है। प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत होना चाहिए। ठीक है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी है। किस राज्य में तो ये पश्चिम बंगाल में है। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है। पंचायतों की संरचना 243 सी में दिया गया है। विधि बनाने की शक्ति विधान सभा मंडल को मतलब कि राज्य के विधानमंडल को है। ठीक है, विधि बनाने की शक्ति जो है राज्य के विधानमंडल को। इसका निर्वाचन कैसे होगा तो ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से मुखिया का निर्वाचन किया जाएगा और पंचायत में अप्रत्यक्ष जो प्रमुख होते हैं उनका निर्वाचन मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जिला पंचायत में जो अध्यक्ष या चेयरपर्सन होते हैं उनका भी जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, ये हो गया पंचायती राज गठन। नहीं यहाँ पर छोड़ सकते हैं, देखा जाए तो मेघालय मिजोरम नागालैंड पंचायती राज नहीं है। ये चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई थी कि जनजाति परिषद इसमें है। ठीक है, पंचायतों में आरक्षण अनुच्छेद 243 बी के तहत पंचायतों में आरक्षण है। ठीक है, आरक्षण बी से संबंधित है। SC ST वर्ग के लिए आबादी के अनुपात में यहाँ पर 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया। कुल स्थान में 1/3 सभी वर्ग की महिलाओं हेतु SC ST के लिए इसमें शामिल किया गया। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा 2009 में पंचायतों में महिलाओं के 50% आरक्षण की अनुमति दी गई थी। सबसे पहले बिहार में लगी है, वर्तमान में 21 राज्यों में ये है। ठीक है, आरक्षित स्थानों को रोटेशन के द्वारा आवंटन, इसका जो सीटों का आवंटन है ये मतलब कैसे कैसे कहां पर सीट दी जाएगी, इसका आवंटन रोटेशन के माध्यम से किया जाता है। पंचायत अध्यक्ष पदों पर समान रूप से लागू होता है। कार्यकाल कितना तो 5 वर्ष कार्यकाल होता है। 243 ई में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया और समय से पहले विघटन यानी कि 6 माह से अधिक नहीं इसमें समय लगना चाहिए। अगर विघटन हो गया तो उससे पहले चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। ठीक है, पंचायत सदस्य निर्वाचित होने की जो आयु होती है 21 वर्ष में मिनिमम होती है, मैक्सिमम मतलब कि मिनिमम 21 वर्ष होती है। उससे ऊपर रहेंगे तभी पंचायत के मतलब ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व के बारे में देखें तो अनुच्छेद 243 जी में है। ये शक्तियां जो उन्हें स्वशासन के लिए स्वतंत्र करने के लिए समक्ष बनाते हैं, ये आपका 243 जी में है। पंचायत शक्तियों के बारे में राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आएगा। वित्त संबंधी जो आपका उपबंध है 243 एच में है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। कर शुल्क, पथकर, फीस, उद्ग्रहण, संग्रहण व फिर विनियोग इत्यादि ये सभी राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिकृत आएंगे वित्त संबंधी अनुबंध में। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे। राज्य का जो वित्त आयोग है 243 आई में ये है।
राज्य का जो वित्त आयोग उसका गठन राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। पंचायतों के वित्त व्यवस्था का पुनर्वावलोकन जो है उसके लिए, ठीक है, इसलिए तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों की वित्त व्यवस्था के पुनर्वावलोकन के लिए। पंचायतों का लेखा परीक्षण कितने किसमें, तो अनुच्छेद 243 जे में है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए उपबंध बनाया गया है। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं राज्य का निर्वाचन आयोग, ये 243 के में है। राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। पंचायतों के लिए चुनाव ये करवाते हैं। न्याय पंचायत के बारे में देखें तो ग्राम वासियों के लिए बनाई जाती है दीवानी और फौजदारी। आपराधिक जुर्माना इसमें 50 से 1000 तक हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा के बारे में देखते हैं। 1996 में ये आया था। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, मतलब 5वीं अनुसूची में जो भी राज्य है उसके बारे में है ये चीज, ठीक है। क्षेत्र या राज्य के लिए भूरिया समिति की सिफारिश पर ये बनाई गई थी, ठीक है, पेशा, और 10 राज्यों में ये लागू है। अन्य उपबंध में अगर हम देखें तो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना अनुच्छेद 243 एल के तहत, कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, किसी क्षेत्र में लागू अगर नहीं है तो 243 एम के तहत, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक किसमें है, तो 243 ओ में है। मतलब कि इसमें अगर देखें तो जो निर्वाचन संबंधी कुछ मामला वगैरह हो गया तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, 243 ओ के तहत रोक लगाई गई। 11वीं अनुसूची व वर्णित, मतलब 11वीं अनुसूची में 29 विषय वर्णित है, जिसमें से कुछ प्रमुख विषय ये है कृषि एवं कृषि विस्तार, पशुपालन, डेयरी उद्योग, बाजार एवं मेले, लघु वन उपज, ठीक है, ये सभी 29 विषय में देख लीजिएगा आप लोग। नगर पालिका के बारे में देखें तो 1992 में 14वां संशोधन हुआ था और आपका 9 ए में ये जोड़ा गया शीर्षक नगर पालिका के नाम से 243 ओ तक था। उसके बाद जो अनुच्छेद आएगा 243 पी से जेड जी तक ये आपका नगर पालिका का संबंधित है। अनुसूची कितनी है, तो यहाँ पर 12 अनुसूची है और विषय कितने हैं, 18, ठीक है। 1 जून 1993 से ये प्रभावी हुआ। सबसे पहले नगर निगम बनाया था 1987 में मद्रास में, और इसके बाद 1687 में मद्रास में पहली बार आपका नगर निगम बनाया गया था। 1693 में चार्टर एक्ट के माध्यम से मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में नगर निगम बनाया गया। नगर पालिकाओं का जो गठन है ये आपका नगर पंचायत निचली इकाई होती है, इसमें 10 से 20 हजार जनसंख्या होती है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष होते हैं, 20,000 से लेकर 3 लाख तक इसकी जनसंख्या होती है। नगर निगम सबसे शीर्ष होता है, 3 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या हो सकती है, ठीक है। और आगे अगर हम यहाँ पर बढ़े तो वार्ड समितियों का गठन 243 एस में है। 3 लाख या इससे अधिक आबादी के लिए जिला योजना समिति 243 जेडपी तक है। और जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना इसका प्रमुख है। और महानगर योजना समिति 243 जेड ई में है, ये दिया गया। घोषणा कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा 10 लाख या फिर इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए गठन किया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं नगर निकाय 8 प्रकार के होते हैं, जो आपका जो यहाँ पर हम जो लोग देख रहे हैं नगर पालिका के बारे में, तो इसमें कुल 8 प्रकार की निकाय आते हैं, जैसे कि नगर निगम हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा, न्यायपालिका वाला हो जाएगा, पोर्ट वाला, ठीक है। अधिसूचित क्षेत्र हो जाएंगे, इसमें टाउनशिप आ जाएगा, विशेष प्रयोजन रेजिडेंसी आ जाएगी, और नगर क्षेत्रीय समिति आ जाएगी, छावनी परिषद आ जाएगा। तो ये 8 प्रमुख निकाय है, इसके ध्यान रखेंगे आप लोग। सरकारी समितियां संवैधानिक दर्जा दिया गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से, ठीक है। भाग इसमें 9 भी जोड़ा गया था, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है, ठीक है। सरकारी समितियों का निर्माण मौलिक अधिकार के अंतर्गत 19 सी के में ये दिया गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसको हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, राजभाषा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 8वीं सूची में 22 राजभाषाएं हैं। भाग किसमें है, तो ये आपका यहाँ पर भाग 17 में है ना ये, हाँ ठीक है, ये भाग 17 में है। अनुच्छेद 243 से 343 351 तक है। पृष्ठभूमि अगर हम लोग इसकी देखें तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया था, बीजी केर की अध्यक्षता में। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। 1967 में राजभाषा विधेयक में संशोधन किया गया था, जो 1955 वाला था, ठीक है। इसमें संशोधन क्या किया गया था, तो गैर हिंदी भाषी राज्यों के हिंदी अपनाने तक राज्य की कार्य अंग्रेजी में ही होगा, ठीक है। जब तक हिंदी नहीं अपनाते तब तक कोई भी राज्य का कार्य अंग्रेजी में कर सकते हैं। प्रमुख अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, 344 आपका संसदीय आयोग समिति से संबंधित है, 345 आपका राज्य की राजभाषा संबंधित, 346 पत्राचार की भाषा संबंधित, 348 न्यायालय की भाषा संबंधित, 350 एक पृथक प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा है, ठीक है। 351 क्या है, तो हिंदी भाषा का विकास है। संसदीय समिति इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं, 30 और 20 सदस्य, ठीक है। सरकार के कामकाज में हिंदी की प्रगति की समीक्षा के लिए, उसमें जो भी प्रवृत्तियां उसको सुझाव देने के लिए संसदीय कार्य समिति का गठन किया गया था। इसका कार्य यही है। प्रथम संयुक्त संसदीय समिति नवंबर 1957 में बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत जी थे, ठीक है। भाषाएं अगर देखें तो मूल रूप से कुल 14 भाषाएं पहले संविधान में थी, बाद में 8 यहाँ पर भाषाओं को जोड़ा गया है। सिंधी 21 संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये आपका 71 संविधान संशोधन 1992, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली ये आपका 92 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ी गई है, ठीक है। भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं, संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन अभी भारत में है। 2004 में इसका गठन किया गया था साहित्य अकादमी के द्वारा, ठीक है। माना क्या था 1500 से 2000 वर्ष पुरानी भाषा होनी चाहिए, इसकी लिपि होनी चाहिए, ठीक है। अगर हाँ 14 कुल जो भाषाएं हैं उसको यहाँ पर दिया गया, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। शास्त्रीय भाषाएं तो कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, बाद में ये 5 अभी जोड़ी गई 2024 में, तो कुल टोटल 11 हो गई हैं, ठीक है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, बाद में अभी 5 जोड़ी गई हैं, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली, ठीक है। वैसे कहने मतलब ये ज्यादातर अगर आप लोग देखेंगे तो मलयालम, उड़िया, मराठी और असमिया, बंगाली, ठीक है, तेलुगु, तमिल, ये जितनी भाषाओं पर टिक लगाया गया, ये सभी राज्य के नाम पर हैं, तो आसानी से याद हो सकते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से संविधान सभा के द्वारा मनाया जाता है राज्यसभा राजभाषा के रूप में, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, आज विश्व हिंदी दिवस का दिन है। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो 1960 मतलब कि 1965 में शायद या 1975 में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 1975 में नागपुर में हिंदी के लिए बैठक हुई थी, उसी से 10 जनवरी को हुई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को ही आपका देखा तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 1965 है 1975 इसको आप क्लियर कर देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग संविधान संशोधन के बारे में देखते हैं। तो भाग 20 में है ये, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मूल ढांचे के अलावा संविधान किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बाद में 1973 में ये चीजें बताई गई थी। संशोधन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो सभी किसी भी सदन में ये प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन राज्य विधानमंडल में नहीं किया जाता, राज्य में नहीं केंद्र में ही, लोकसभा राज्यसभा किया जा सकता है। और राष्ट्रपति की अनुमति इसमें आवश्यक नहीं होती है। सहमति, बाध्यकारी, वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जब संशोधन 1971 के चीजें बताई गई थी। संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है, अगर कोई संशोधन पास नहीं होगा तो संयुक्त बैठक नहीं होगी। और विशेष बहुमत से इसमें पास होना चाहिए। 50% उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 में होना चाहिए। संशोधन साधारण बहुमत से हो सकता है, विशेष बहुमत से, या फिर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से हो सकता है। और साधारण बहुमत से 300 के अंतर्गत संशोधन इसको नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल में 103 संविधान संशोधन जो हुआ था, इसको संविधान संशोधन नहीं माना गया था। जरा आप कमेंट करके बताइएगा कि किस लिए था, ठीक है। और हाँ विशेष बहुमत ये आपका एग्जाम्पल में 103 दिया गया है, ये सब विशेष बहुमत के बारे में है, ठीक है। जो 103 संविधान संशोधन विशेष बहुमत यहाँ पर दिया गया है, ईडब्ल्यूएस वाला ये अच्छा। और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक, ये आपका जीएसटी से संबंधित है। साधारण बहुमत नए राज्यों का प्रवेश होगा तो साधारण बहुमत से शामिल होगा। इसमें राज्य विधान परिषद निर्माण किया जाएगा। समाप्ति 2019 में जम्मू कश्मीर को समाप्त भी किया गया था, ठीक है। जैसे मतलब कि राज्य में विधान परिषद निर्माण किया जाता है तो उसको खत्म भी किया जा सकता है। संसद सदस्य वेतन भत्ते, अगर इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो
हाँ, वेतन और भत्ते साधारण बहुमत से कोई भी मतलब कि संसद के सदस्यों को वेतन बढ़ाना है कम करना है तो साधारण बहुमत से होगा। नागरिकता प्राप्ति व समाप्ति का से संबंधित जो अनुच्छेद है उसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। ठीक है। विशेष बहुमत से मूल अधिकार राज्य के नेतृत्व तो सभी उपबंध को जो प्रथम व तृतीय श्रेणी में शामिल है सभी में विशेष बहुमत चाहिए। आधे राज्य से अधिक वाला जो आपका संविधान संशोधन है इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन या फिर ये प्रक्रिया आ जाएगी। केंद्र राज्य कार्यकारी शक्ति का विस्तार उच्चतम व उच्च न्यायालय आ जाएंगे। वस्तु और मतलब जीएसटी के बारे में यहाँ पर बताया एग्जाम्पल में। ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 7वीं सूची के विषय जो है संसद में राज्य सूची का प्रतिनिधित्व इत्यादि 7वीं सूची में बताया गया। प्रमुख विद्वान के जो कथन है जैसे कि भारतीय संविधान लचीलापन और जटिल के बीच एक समय संतुलन है। किसने बताया था? किसी वेयर ने बताया था। ठीक है। संशोधन प्रक्रिया सर्वाधिक स्वीकार्य भाग तथा विधि गुणों वाला है। ये आपको ग्रेजुएट की तरह बताया गया था। प्रमुख संविधान संशोधन 1906 मतलब 106 तक अभी तक हुए हैं तो उसके बारे में देखिए। पहला यह मौलिक अधिकार में समानता लाने के लिए स्वतंत्रता संपत्ति का सीमित अधिकार इसमें दिया गया था। 9वीं सूची जोड़ी गई थी। पहला भूमि सुधार इसमें कानून लाया गया था। ठीक है। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से और अन्य इसमें जो है इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा वाला तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए था। 7वां संविधान संशोधन 1956 ये इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन संबंधित और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान से संबंधित है। 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया था। हाईकोर्ट के मामले में है। सेवानिवृत्त आयु कितनी होनी चाहिए? पहले 60 वर्ष थी, इसको बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं। 26वां 1971 में हुआ था। इसमें प्रीवी पर्स का जो मामला था उसको समाप्त कर दिया गया था। 36वां 1975 में हुआ था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। वैसे 35वें से इनको भारत संघ में सम्मिलित किया गया था 10वीं सूची जोड़ करके। फिर बाद में 36वां संविधान संशोधन हुआ, राज्य को मतलब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 40वां संविधान संशोधन 297 में प्रावधान किया गया कि अन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। 40वां संविधान संशोधन 1976 वाला। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी किया गया, लेकिन एक बार उसको थोड़ा सा रियायत दी गई। संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती है। राज्यों में आपातकाल 6 महीने से 1 वर्ष तक ही होगा। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अधिकार देता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार भाग 10 में है। और आपका अनांतरिक अशांति मतलब कि आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह हो गया था। इसको ध्यान रखने पर 61वां संविधान संशोधन 1989 इसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 69वां संविधान संशोधन 1991 ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधानसभा में 70 सीट है। इसमें मंत्री होते हैं इसमें 7। ठीक है। और हाँ, 13वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं सूची जोड़ी गई। पंचायती राज को इसमें मतलब कि इसको पंचायती राज का दर्जा दिया गया। 14वां संविधान संशोधन 1992 12वीं सूची जोड़ी गई। नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 88वां संविधान संशोधन 2003 में सेवाओं पर कर ये है। 7वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश में भूमि हस्तांतरण संबंधित 151 2016 में ये हुआ था। जीएसटी से संबंधित 102 2018 में हुआ था। पिछड़ा वर्ग से संबंधित 103 2019 में हुआ था। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण। 104 2019 एंग्लो इंडियन का पद जो है समाप्त किया गया। 105 2021 सामाजिक व शैक्षणिक योग्यता के रूप में पिछड़े वर्गों को राज्य सूची का विषय अनुमान किया गया। 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था। लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। प्रमुख जो अधिनियम है उसको देख लीजिए यहाँ पर तो हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 2005 में, विषय विवाद अधिनियम 1954, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, राष्ट्र गौरव अपमान या निवारण अधिनियम 1971 में राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर का जो है ये प्रतिषेध करता है राष्ट्र गौरव अपमान। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो निकाय उनके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले संवैधानिक निकाय उनको देखिए जिसकी स्थापना का संविधान में उल्लेख किया गया है या अनुच्छेद दिए गए हैं संवैधानिक निकाय हो जाएगा। जैसे प्रत्यक्ष रूप से संविधान में इसको शक्ति प्राप्त की गई है। ठीक है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद देख रहे हैं 324 329 तक है। ये भाग आपका ये 15 हो जाएगा। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट है बहुत नाम। ठीक है। ये एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसकी संरचना 16 अक्टूबर 1989 से पूर्व 1 सदस्य थी, बाद में 2 सदस्य हुई, फिर 1 सदस्य, फिर 3 सदस्य में होते हैं। ठीक है। संरचना में परिवर्तन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया था। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर ये होती है। प्रधानमंत्री नामित केंद्रीय मंत्री के द्वारा होते हैं। 2 अन्य सदस्य इसमें जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। कार्यकाल कितना होता है तो मुख्य न्यायाधीश मतलब कि मुख्य जो आपका चुनाव आयुक्त है उनकी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है। अन्य का भी 6 वर्ष या 62 वर्ष है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, हटाया जा सकता है। कदाचार और असमर्थता के कारण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह इनको चुनाव आयुक्त को भी अधिकार प्राप्त है, हटाया जा सकता है मतलब हटाया जाता है। ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर इनको मतलब नियुक्त किया जाता है। कार्य क्या हो जाएंगे तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव व संचालन व नियंत्रण के लिए मतलब ये कार्य हो जाएगा। मतदाता सूची तैयार करना ये कार्य है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह वगैरह देना ये भी आपका चुनाव का कार्य है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों को मान्यता देना ये भी एक अधिकार है। परिसीमन में अगर हम यहाँ पर देखें तो लिमिटेशन अनुच्छेद देखा जाए तो ये साफ दिख नहीं रहा है। अनुच्छेद 81, 82, 170, 330, 332 ये परिसीमन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अभी कुछ दिन बाद आएगा। निर्वाचन सुधार संबंधी समितियां जो बनाई गई थी संस्थान समिति 1962 में, तारकुंडे 1974 में, गोस्वामी समिति 90 में और गुप्ता समिति आपका 1998 में। भारत के राष्ट्रीय दल जो है जैसे कि कांग्रेस पार्टी के बारे में सभी लोग पता है 1918-85 में इसकी स्थापना होती है। 1979 में पहली बार क्षेत्रीय दलों के प्रसार रूप में समर्थन उनको मिलता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में इसकी स्थापना होती है और कम्युनिस्ट पार्टी से पृथक होकर के इसी दल ने स्थापना पूंजीवाद संप्रदायवाद का विरोध किया था। बीजेपी के बारे में जानते होंगे, बीएसपी के बारे में 1984 में गठन किया गया था। एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी का गठन 2013 में किया गया था। ठीक है। 2019 में राष्ट्रीय दल का दर्जा इसको मिल गया। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक तेजी से विस्तृत होने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, गठन 2012 में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। ये बाकी सारी चीजें आप लोग जानते हैं। लोकसभा आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो जो लोकसेवा आयोग है उसमें ही आपका भाग 14 के अंतर्गत है। ये 315 से 323 के अंतर्गत दिया जाता है। लोक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के लिए है। संयुक्त लोक सेवा आयोग 2000 राज्यों के लिए है। अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता क्या है तो योग्यता देखिए आयोग के सदस्यों की संख्या प्लस अन्य सदस्यों की शर्तें व निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और आयोग के आधे सदस्य नियुक्ति के समय केंद्र राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष पद धारण किए हो। ये आपका देखा जाए तो इसके आयोग के सदस्यों की योग्यता हो जाएगी। अन्य आधे और अन्य क्षेत्रों से संबंधित होंगे। वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। ये हो गया। अखिल भारतीय सेवाएं, 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। ठीक है। भारत में सिविल सेवा का जन्म किसको माना जाता है तो कार्नवालिस को। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पद से निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा। प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्र सिन्हा जी, सत्येंद्र टैगोर जी के बारे में बताया गया। नाम बस इसमें बताया गया। सबसे पहले लंदन और इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में सिविल सेवा परीक्षा 1922 में आयोजित की गई थी। आयोग के अगर हम लोग कार्य देखें तो 320 अनुच्छेद 320 में है। ये संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन कार्य विस्तार की शक्ति संसद को है। 321 अनुच्छेद में चीजें बताई गई हैं। आयोग के व्यय 322 में भारत की संचित निधि पर भारित आयोग प्रतिवर्ष प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिया जाता है। लोक
सेवा आयोग, इसकी स्थापना 1926 में होती है। ली कमीशन की रिपोर्ट पर इसको बनाया गया था। आपका जो भाग 14 है अनुच्छेद 315 से 23 के अंतर्गत इसमें चीजें दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं, स्टेट पीसीएस के बारे में। तो इसकी नियुक्ति या फिर पदावधि 316 में है। ये अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। 6 वर्ष या 62 वर्ष तक ये हो जो भी पहले हो वहां तक रहते हैं। इनको हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल मतलब इनको हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, उनका निलंबन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्य लोक सेवा के बारे में, स्टेट पीसीएस के बारे में ये। और अध्यक्ष व सदस्यों को प्रतिवेद किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त, राज्य सेवा में नियुक्ति नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं सेवानिवृत्त होते हैं, संघ राज्य सेवा में ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 65 वर्ष है और इसमें 62 वर्ष, 62 वर्ष, 3 वर्ष पहले रिटायर हो जाएंगे तो वहां चले जाएंगे। कार्य इसके बारे में देखें तो राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संग्रह किया गया। वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है। ये प्रतिवेदन राज्यपाल को, अधिकरण क्या ट्रिब्यूनल, ये देखा जाए तो मूल संविधान में उल्लेखनीय नहीं है, इसका ट्रिब्यूनल का मूल संविधान में उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 के द्वारा भाग 14 क में ये चीजें रखी गई हैं। और ये आपका कैसा है तो अर्धन्यायिक निकाय है, जो आपका राज्य स्टेट पीसीएस के बारे में अर्धन्यायिक निकाय है। 323 क से 323 ख के अंतर्गत दिया था किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों का समाधान करने के लिए। आपके शायद मैंने यहाँ पर बता दिया स्टेट पीसीएस के बारे में, ये स्टेट पीसीएस नहीं ट्रिब्यूनल के बारे में। ठीक है, जो आपका अधिकरण है उसके बारे में ये। तो हाँ, मूल संविधान में उल्लेखनीय नहीं है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था, भाग 14 क में है ये। और अनुच्छेद 323 क से 323 ख में एक अर्धन्यायिक निकाय है, किसी विशेष विभाग से ये जुड़ी शिकायतों का समाधान करने के लिए न्यायाधिकरण बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सीएजी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सीएजी है उसकी नियुक्ति के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति जी करेंगे। प्रथम सीएजी बनाए गए थे नरहरि राव है, 1948 में इनको बनाया गया था। वर्तमान में संजय मूर्ति है सीएजी। ठीक है, इनका जो प्रमुख कार्य होता है सार्वजनिक धन का संरक्षण करने का प्रमुख कार्य होता है, और जो संचित निधि उसके खर्चों की लेखा परीक्षा करते हैं। ये केंद्र और राज्य सरकार की आय व्यय का देखरेख ये करते हैं। ठीक है, इनका यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख कार्य हो गया। और इनका जो कार्यकाल होता है सीएजी का 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। दोबारा इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इनको हटाया कैसे जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की मांग पर इनको हटाया जा सकता है। वेतन और शर्तें जो है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती हैं। अब देखिए हम लोग तो यहाँ पर महान न्यायवादी के बारे में, ये भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। ये प्रथम विधि अधिकारी को नियुक्त मतलब प्रथम विधि अधिकारी माने जाते हैं भारत के। प्रमुख कानूनी सलाहकार, सदन की कार्यवाही भाग ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता इनको अपना निजी कानूनी अभ्यास कर सकते हैं ये। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है तो यह अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। प्रथम में एमसी सीतलवाड़ इनको बनाया गया था, वर्तमान में आर वेंकटरमण जी हैं। महान न्यायवादी के बारे में देखें तो वेतन भत्ते जो शर्तें होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती हैं। योग्यता करते तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता ये रखते हैं, तभी इनको न्यायाधीश मतलब महान न्यायवादी बनाया जाता है। अब जीएसटी के बारे में देख लीजिए 279 ए के अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत ये है आपका जीएसटी। 151 संशोधन 2016 में ये हुआ था राष्ट्रपति के द्वारा। संरचना तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसमें होते हैं, वित्त प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री इसमें होते हैं, राज्य के वित्त या फिर राज्य सरकार के द्वारा नामित मंत्री इसमें होते हैं, उपाध्यक्ष भी इसमें होते हैं। ठीक है, मतलब उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 338 में इसके गठन के बारे में बताई गई चीजें, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य इसमें हो सकते हैं। नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष का कार्यकाल अनुसूचित जाति जनजाति व अन्याय व के विरुद्ध जांच करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में देख लीजिए, 65वां संशोधन 1990 के द्वारा आया था। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप लोग। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़िए 338 ए है ये, 89वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 के द्वारा 2004 में मतलब 2004 में ही मान लीजिए जोड़ा गया। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से विभाजित करके इसको बनाया गया है, गठन किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष कौन होता है तो देखा जाए तो मतलब संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, 3 तो 5 लोग इसमें हो जाएंगे। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुसूचित जाति की हितों की रक्षा के लिए इसको बनाया गया है, 2004 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आगे देखते हैं जो ओबीसी है मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग है, 1993 में एक संवैधानिक आयोग के रूप में इसको बनाया गया था। 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 338 बी में ये है। संरचना एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल अध्यक्ष का जो मैक्सिमम 3 वर्ष तक हो सकता है। और आपका अल्पसंख्यक आयुक्त या फिर भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के बारे में देखें तो 350 बी में है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। ये हो जाएगा। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय में आपका संविधान में उल्लेखनीय नहीं है, मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया। संसद में अधिनियम राज्य विधानमंडल के द्वारा घोषित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपका संवैधानिक निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण 1993 के द्वारा आया था। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होती है, प्रभावी 28 सितंबर 1993 को। कार्य देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। सदस्य क्या हो जाएंगे तो अध्यक्ष और 11 सदस्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रह चुका हो उसके लिए। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष के होते हैं। रंगनाथ मिश्रा जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया था, वर्तमान में रामा सुब्रमण्यम जी है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में देखें तो एक सांविधिक निकाय है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसको लाया गया था और संपूर्ण रूप से लागू 12 अक्टूबर 2005 से ये है। संरचना इसके बारे में देखें तो एक मुख्य आयुक्त होते हैं, 10 इसमें सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, सीवीसी के बारे में अगर हम देखें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग स्थापना 1964 में की गई थी कि संधान समिति की सिफारिश पर 2003 में संसद के द्वारा पारित कानून के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, 2004 में केंद्र के द्वारा नामित एजेंसी के रूप में इसको अधिकृत किया गया। संरचना बहुसदस्यीय है, एक अध्यक्ष 2 या 2 से अधिक आयुक्त हो सकते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कार्यकाल 4 वर्ष से 65 वर्ष होता है। भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की जांच करता है। आईबी मतलब सीबीआई के बारे में देखते हैं। गठन 1963 में ये हुआ था। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 के अंतर्गत गठन किया गया था। आपका उद्यम निष्पक्षता व ईमानदारी के लिए इसका आदर्श वाक्य है। ये नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग इसके अंतर्गत आता है। निर्देशक नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर इसको निर्देश दिया जाता है। कार्य क्या होता है भ्रष्टाचार और घूस संबंधी मामलों के सत्यापन करना। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में गठन किया गया था। एक अध्यक्ष 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में। कार्यकाल अध्यक्ष में 3 वर्ष के इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक जी को बनाया गया था। वर्तमान विजया किशोर राठकर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए नीतिगत मामलों में सुझाव देना इसका प्रमुख क्या है तो उद्देश्य। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में देखिए 1978 में बनाया गया था। केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। 1992 में अल्पसंख्यक आयोग या अधिनियम 1992 बनाया गया था। संरचना एक सभापति, उपसभापति, 5 सदस्य। केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा। ठीक है, जैन, पारसी, सिख व ईसाई केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा इनको दिया गया है। लोकपाल व लोकायुक्त के बारे में पढ़ लीजिए। 2019 में इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष होते हैं, अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। 50% SC ST OBC को महिला को आरक्षण दिया गया। 50% आपका पृष्ठभूमि से संबंधित है, नई पृष्ठभूमि से होनी चाहिए।
विश्व में पहली लोकपाल 1809 ईस्वी में स्वीडन में आई थी, ओम्बुड्समैन को नाम दिया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष से 70 वर्ष तक इसकी कार्यकाल हो सकते हैं, इनके लोगों का कार्यकाल। प्रथम वो लोकपाल जो बनाए गए थे पिनाकी चंद्र घोष जी को बनाया था 2019 में। वर्तमान लोकपाल अजय मणिकराव खालविलकर है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। लोकपाल के जांच भ्रष्टाचार के दायरे में कौन-कौन सी जाएंगे, प्रधानमंत्री भी आएगा, समूह एबीसीडी के जो कर्मचारी वो सब आ जाएंगे। लोकायुक्त के बारे में देखिए, राज्यपाल के द्वारा सबसे पहले कार्यालय स्थापना हुआ था महाराष्ट्र 1971 में। नीति आयोग के बारे में सभी लोगों को पता होगा, 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के बाद नीति आयोग, संवैधानिक और न ही सांविधिक। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्री होते हैं। पहला आवेदन गया था, ये भी सुमन के बेरी है। कार्यकारी अधिकारी भी सुब्रमण्यम इसके कार्यकारी अधिकारी है, ठीक है। अब यहाँ पर परिशिष्ट में एक चीज आप लोग यहाँ पर देखनी है, इसमें जितने भी आप लोग चीज देखेंगे, जैसे कि कुल जो भाग है, भाग 1 में मतलब टोटल अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं 1 से लेकर 395 तक, ठीक है। आप लोग देखना चाहे तो उसको देख सकते हैं, एक एक अनुच्छेद जो ऊपर हम लोग डिटेल से पढ़े थे उसी को शॉर्ट फॉर्म में करके यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप लोग इसको चाहें तो वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको हम लोग अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सभी अनुच्छेद हैं और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और हाँ, एक चीज यहाँ पर एक लास्ट पेज बच गया है, उसको हम देखते हैं। देखिए सभी अनुच्छेद हैं इसमें, सभी अनुच्छेद। वरीयता क्रम यहाँ पर बच गया, इसको देख लीजिए। सबसे पहले जो वरीयता क्रम में अधिकारी आते हैं तो राष्ट्रपति जाएंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। ये चार तो कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा। और महत्वपूर्ण वाद जो हुए थे, जैसे कि मतलब एक गोपालनवाद, मद्रासवाद 1950 में हुआ था, जीवन के अधिकार से संबंधित है। शंकरी प्रसाद सिंह बनाम भारत संघ 1951 में मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो बेरीबारी 1960 में हुआ था, अनुच्छेद 3 से संबंधित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसी तरीके से ये आपका सभी महत्वपूर्ण वाद है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें यहाँ से तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हाँ, प्रतीक चिन्ह तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक वाला है, ठीक है। इसको कैसे कैसे पारित किया गया था, लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ना तो सभी लोगों को पता है किस कलर का होता है, लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। हाँ, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय चिन्ह है 2 शीर्ष भागों में इसको बांटा गया है। मूल रूप से 4 इसमें शेर होते हैं, 3 दिखाई देते हैं, एक पीछे होता है। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, यही छोटी मोटी चीजें हैं कि किसने मतलब कि रचयिता कौन है, कितने सेकंड में गाया जाता है, संक्षिप्त गायन कितने देर में जल्दी खत्म हो सकता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। राष्ट्रीय गीत के बारे में वंदे मातरम है, 1896 में पहली बार गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। और राष्ट्रीय पंचांग संवत वाला है ये, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय फल आपका आम हो जाएगा, पक्षी मोर और पशु बाघ, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इसमें जितने भी कंप्लीट मतलब चैप्टर थे सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसको आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो पॉलिटी है ये भी पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग किसी और सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, जो भी हम चीजें नहीं कंप्लीट की गई चैनल पे उसको, ठीक है। तो आप लोग अपनी चीजें कमेंट में करके बताइए कि आप कौन सा सब्जेक्ट इसमें बचा है, इसको हम लोग कंप्लीट करा जल्दी से। तो आज का जो वीडियो है इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।